ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं एक जनरल एनालिसिस दे देता हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ एरिया से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। ठीक है, और वही हुआ भी है। ठीक है, अगर आपने देखा हो तो हम लोगों ने डिस्कस किया था और मैंने बोला था कि साइंस और हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, और वही हुआ है। यस ठीक है, सर। साइंस में इस बार आपके क्वेश्चंस जो हैं, साइंस से टोटल क्वेश्चन अगर मैं देखूं 21 के आसपास क्वेश्चंस आए हैं, 20-21 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। और अगर मैं देखूं कि हिस्ट्री हिस्ट्री में से बेसिकली क्वेश्चन आए हैं 16। ठीक है, जो कि लास्ट टाइम काफी कम क्वेश्चंस थे। ठीक है, 7-8-9 क्वेश्चन ही थे मुश्किल से, जो इस बार 16 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है। इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो 18 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, आप ये सब नोट कर सकते हो। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुड इवनिंग रितेश, गुड इवनिंग माहीन। ठीक है, तो आप ये गुड इवनिंग चीजें सर। गुड इवनिंग, जितनी भी चीजें हैं वो सब आप नोट करते जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी चीजें इन जनरल भी। ठीक है, फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से भी, जब नेक्स्ट प्रीलिम्स का, क्योंकि देखो प्रीलिम्स का एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो प्रीलिम्स दे करके एक यू नो एक ऐसी नींद में चले जाते हैं जब उनको 1-2 महीने बाद ही नींद खुलती है। ठीक है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, दिस इज नॉट द राइट वे। ठीक है, थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, नो डाउट, लेकिन एनालाइज जरूर करना चाहिए, और ब्रेक छोटा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा ब्रेक होना नहीं चाहिए, बिकॉज ज्यादा लंबा ब्रेक फिर आपकी प्रिपरेशन में एक ब्रेक लेके आ जाता है। ठीक है, तो वो सब नहीं करना है। तो बेसिक एनालिसिस जो है वो आप जरूर नोट कर लेंगे। ठीक है, हिस्ट्री से आपके अराउंड 16 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, ज्योग्राफी से 14 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स से आपके 18 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, 18 से बल्कि आप 2-3 क्वेश्चन और ऐड कर सकते हो जो कि गवर्नमेंट की स्कीम्स के हैं। ठीक है। गुड इवनिंग ऋतिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आए हैं। देन आपके पॉलिटी में 16 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि लास्ट ईयर पॉलिटी में 22 क्वेश्चंस आए थे, और मैंने बोला था कि पॉलिटी के क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, और वही हुआ। ठीक है, तो 22 से सीधा 16 पे आ गई है गाड़ी। ठीक है, ऋतिक अपने आप को म्यूट कर लो प्लीज। या उसके बाद साइंस में मैंने बताया था क्वेश्चन बढ़ेंगे, और वही हुआ है। साइंस में लगभग 21 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, एनवायरमेंट में क्वेश्चंस जो हैं वो 7 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं एनवायरमेंट से। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपके स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चंस आए हैं, विच आर नथिंग बट योर करंट अफेयर्स। ठीक है, तो मैंने अलग से तो करंट अफेयर्स को सेपरेट नहीं किया है, पर इन जनरल मैंने इसको इन जनरल जैसे एक ओवरऑल एरिया के हिसाब से उसको डिवाइड किया है। ठीक है, तो आप इसमें करंट अफेयर्स के ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ कुछ करंट अफेयर भी दिखेगा। बहुत सारी चीजें, जैसे आईआर है, वो तो पूरा का पूरा करंट अफेयर ही है, उसके भी 6 क्वेश्चंस आए हैं। आईआर के 6 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहेंगी। साइंस भी ज्यादातर करंट अफेयर्स ही है। ठीक है, लेकिन बहुत कुछ साइंस में मैं कहूंगा स्टैटिक भी है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा स्टैटिक है, कौन सा करंट है। और ये क्वेश्चंस की तैयारी, या आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसका कहाँ से आपको मतलब करना है इन फ्यूचर ऑल्सो, वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वाला सेशन। ठीक है, इससे हमें, इस एनालिसिस से हमें ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से करने हैं। और हमें ये भी पता चलेगा कि आने वाले टाइम में जो भी नेक्स्ट ईयर है, कमिंग ईयर है, हमें वहाँ स्ट्रेटेजी क्या रखनी है। तो एक बार हम क्विकली गो थ्रू करेंगे जितने भी पेपर के क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद जो है हम देन वी विल सी कि हमें क्या करना है, मतलब व्हाट वी डू एज अ फ्यूचर स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो वो रहेगा हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। ठीक है, और मैं क्विकली जरा आंसर्स बताता जाऊंगा। ठीक है, और आप उसको नोट करते जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने अपने सेट्स में देख लेंगे कहाँ कौन सा क्वेश्चन पड़ेगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि अपना ये इसको देख लेंगे क्वेश्चन को, और उसको टिक कर लेंगे। ठीक है, ये वाला पेपर आप सभी के पास आ गया होगा। ये सेट डी है। ठीक है, जिसका सेट डी है वो तो कोई इशू नहीं है। गुड इवनिंग दीपक। ठीक है, तो वो आप देख लेंगे अपना सेट डी। सेट डी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना लगा लेंगे, और जिसका सेट डी नहीं है वो सेट डी वाला डाउनलोड कर ले, बिकॉज पेपर तो पेपर ही है, तो ज्यादा इसमें डिफरेंस है नहीं। ठीक है,
तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, लेट अस स्टार्ट। ठीक है, सेडिशन के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन सेडिशन का है, इसका आंसर है बी। ठीक है, डांडी। और ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे ओल्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे, डिस्कशन हम करेंगे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पे जो ज्यादा डिफिकल्ट होंगे। अदरवाइज नॉर्मल चीजें जो ऑलरेडी बुक्स में दी हुई हैं उनको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डांसिंग गर्ल का क्वेश्चन है, विच वी ऑलरेडी नो, ब्रॉन्ज आंसर है इसका। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो जो जो मैं सोर्सेज बता रहा हूं वो सोर्सेज भी आप नोट करते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द पीपल अरेस्टेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ चौरी चौरा। ठीक है, इसमें मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत, ये आंसर है। ठीक है, जो भी मैं आंसर्स बता रहा हूं वो मैंने अपनी तरफ से एक प्रॉपर वे में चेक किए हैं। ठीक है, और इसमें अब जब फाइनल आंसर की आएगी तभी वो चीजें होंगी। गुड इवनिंग अभिषेक। ठीक है, तो फाइनल आंसर की से देख लेंगे, लेकिन ये मेरी तरफ से सबसे बेस्ट आंसर की हो सकती है, वही मैंने आपको दिया है। ठीक है, और इसके ऊपर आप अपना नोट डाउन कर लेंगे चीजों को। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो क्वेश्चन है, ये ऑब्वियसली एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, कोई कहीं डायरेक्टली एज सच नहीं दिया हुआ है, कम दिया हुआ है। तो थोड़ा सा इसके लिए आप शायद ज्यादा सोर्सेस, और आपको पता होना चाहिए कि हमें यूपीएससी में जो भी प्रीलिम्स होता है उसके अंदर हमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी होती हैं, लेकिन इतनी पढ़नी होती है कि हम इजी वाले और मॉडरेट वाले क्वेश्चंस कर सकें। जो डिफिकल्ट है, जो कहीं नहीं दिया हुआ है, उसके लिए आर में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिफिकल्ट के पीछे नहीं भागना है, कोशिश करना है कि जो सबको आता है वो आपको आता हो, तो आपकी कट ऑफ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सब्सिक्वेंट टू वन ऑफ द इवेंट्स गांधी जी हुज कंसिस्टेंटली अपोज्ड अनटचेबिलिटी। हरिजन का ये वाला जो क्वेश्चन है कि कब किसके के बाद इन्होंने ये किया, तो आंसर है पूना पैक्ट। ठीक है, इसके बाद ही इन्होंने इसको डिसाइड किया था कि पूना पैक्ट जो है वो बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। उसके बाद से उन्होंने हरिजन और मूवमेंट शुरू किया और अनटचेबल्स के लिए काम करना शुरू किया था और अच्छे से। ठीक है, इसके बाद आता है पांचवा क्वेश्चन, विच इज बेसिकली, अब मैं क्वेश्चन की टाइप्स भी बताता जाऊंगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, मैं क्वेश्चन की टाइप्स बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे इस एनालिसिस में। ठीक है, तो ये क्या है, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, हाउ मेनी अबव वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द पोर्टुगीज इन द 16th-17th सेंचुरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, बेसिकली हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बट इट इज एक्चुअली एन एप्लीकेशन क्वेश्चन। ठीक है, इसका बेसिकली ये वाला पार्ट कहीं भी दिया नहीं हुआ है सच। ठीक है, इट इज अमंग द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स अगर पढ़ा है, तो उसके अंदर कुछ नाम आपको मिल जाते हैं। ठीक है, एक दो नाम आपको मिल जाएंगे, कुछ एक नाम गायब रहेंगे। तो ऐसा इसमें एप्लीकेशन का मतलब क्या, यू हैव टू सर्च फ्रॉम योर साइड, खुद से थोड़ा सर्च भी करना होता है। ये सेल्फ सर्च की मैं बात करता हूँ जब भी मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन की, आपके एप्लीकेशन ऑफ माइंड की, खुद से थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने की बात है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी एनसीईआरटी पढ़ो, बुक्स पढ़ो, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है सेम चीज ना आए या उसमें से एक चीज पूछ ले, बाकी दो अननोन चीज दे देगा। ठीक है, तो सिमिलरली लाइकवाइज आप चीजें जरूर नोट किया करें। ओके, माहीन, अंकित, दीपक, अभिषेक, अरिजीत और रितीज, आप सभी अपने अपने कैमराज ऑन कर लेंगे, सौम्यजीत। ठीक है, ताकि मुझे पता रहे कि आप लोग सब नोट कर रहे हैं अच्छे से चीजें, आप अवेलेबल हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे कोई भी दिख नहीं रहा है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका यहाँ पर प्रेजेंट होना भी जरूरी है, सो दैट योर एग्जिस्टेंस इज नोन। ठीक है, आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो मुझे पता रहेगा। ठीक है, दीपक, रितेश, सौम्यजीत, आप भी ओपन ओपन कर लेंगे कैमरा को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, इसका आंसर जो है, इसका आंसर है ऑल थ्री। ठीक है, देन आता है यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ये सब किसमें मोर देन 4 टाइम जोन्स हैं। ठीक है, मोर देन 4 टाइम जोन्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, जस्ट लेट मी टेल यू, जस्ट 1 सेकेंड, क्योंकि मैंने इसको देखा था लेकिन मैंने फिर से इसको एक बार मैं चेक कर लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली डी है। हाँ, तो डी, इसमें डी है। अच्छा, डी ओनली 2 बता रहा है, क्यों लग रहा है आपको डी? मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, बाद में मैंने आंसर भी चेक किया।
देखो यूके में 9 टाइम जोन्स हैं, ठीक है, यूके में क्या है, 9 टाइम जोन्स हैं, तो इसीलिए इट इज करेक्ट, ठीक है, मोर देन 4 में आ जाएगा, ठीक है। डेनमार्क में कितने हैं, डेनमार्क में मैं आपको बता देता हूँ, डेनमार्क में कितने हैं, 5 टाइम जोन्स हैं, और न्यूजीलैंड में भी 5 टाइम जोन्स हैं, ठीक है, डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड में भी 5 है, इसमें 9 है, इसमें 5 एंड 5 है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में 9 टाइम जोन्स हैं अगेन, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, 9 टाइम जोन्स हैं अगेन, तो ये भी करेक्ट है। दैट मीन्स देर आर 4 आंसर्स ऑफ इट, यानी कि ओनली 4, बी आंसर है इसका, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन अब आप कहेंगे कि ये सर ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता देता हूँ। देखो टाइम जोन इज डिस्कस्ड इन एनसीईआरटी, ये दिया हुआ है ऑलरेडी। स्टैंडर्ड सोर्सेज जैसे कि माजिद हुसैन वगैरह है, इनके अंदर भी बेसिक चीजों को थोड़ा डिस्कस किया गया है, लेकिन ओवरऑल आपके अपने कहीं ना कहीं एक सर्च आउट करने के ऊपर भी है, ठीक है। थोड़ा सा ये एक स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा खुद से भी दिमाग लगाने का क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि आपको बट भी सर जनरल इसका अवेयरनेस उस लेवल का होना चाहिए, ये जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन है। यस बताओ। बट इसके सर इंडिविजुअली कंट्री स्पेसिफिकली सबका कैसे, मतलब बहुत रैंडम क्वेश्चन था कि एक एक कंट्री का कितने टाइम जोन है। बिल्कुल। सर मैंने जो देखो भी से वैसे अटेम्प्ट तो किया मैं था आपको मैंने बता देता हूँ, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर लाइक स्टेट पीसीएस के लेवल के, ठीक है, बहुत ही स्पेसिफिक चीज पूछा हुआ है, बहुत ही स्पेसिफिक डेटा फैक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। अगर जिसने भी, अगर मैं कहूँ कि टाइम जोन्स की बात करूँ, एनसीईआरटी में ऑलरेडी टाइम जोन्स के बारे में एक चैप्टर है प्रॉपरली, ठीक है, अगर आप देखोगे प्रॉपर, मतलब उसमें दिया हुआ है कि हाउ मेनी टाइम जोन्स, और पिक्चर भी दिया हुआ है। ओके ऋतिक, यूके इज अ वेरी स्मॉल कंट्री, देन व्हाई 9 टाइम जोन। देखो ऋतिक, ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, 9 टाइम जोन्स क्यों है किसी कंट्री में या किसी में एक ही टाइम जोन क्यों है, दिस इज ऑल अबाउट लॉट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री है और वहां की पर्टिकुलर इकोनॉमी है, ठीक है, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। तो अभी डायरेक्टली ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई कंट्री क्यों रख रहा है। इंडिया में भी आपको पता होगा डिबेट चलता है कि कम से कम 2 टाइम जोन्स इंडिया में भी होने चाहिए, लेकिन क्या है कि इंडिया ने अभी तक अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं, ठीक है। इंडिया में अडॉप्ट इसलिए नहीं कर पाया है बिकॉज देर इज नो काइंड ऑफ यूनिटी ओवर इट, ठीक है, पॉलिटिकल इसमें यूनिटी नहीं है इस चीज को लेकर, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें नेशनल इंटीग्रेशन को लेकर के हैं, ठीक है। इंडिया में इतने सारे रीजन्स हैं जिनकी अपनी अलग अलग एक कल्चर भी है एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, तो उस चीज को देखते हुए वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाई हैं इंडिया में, बट दो वी कैन डू लॉट ऑफ टाइम सेविंग ड्यू टू दैट, ठीक है, लेकिन हम नहीं कर पाए। तो यू कैन सी कि अगर हम नहीं कर पाए, मे बी इंडिया को भी शायद 3-4 टाइम जोन्स की जरूरत हो सकती है, लेकिन हमने अभी तक नहीं कर पाए बिकॉज देयर इज नॉट अ पॉलिटिकल यूनिटी ओवर इट, ठीक है, वो इशू है। तो ये अब अगर आप देखोगे ब्रिटेन को, यूनाइटेड किंगडम, तो इट इज अ किंगडम, पहले समझो पॉइंट, ठीक है, इट इज अ किंगडम हैविंग लॉट ऑफ स्टेट्स हैविंग ऑटोनॉमी, ठीक है, और किंगडम में भी उसके अंदर बहुत सारे उनके अपने हैं, जैसे वेल्स है और अलग अलग लंदन है, और जो भी इनके अपने होते हैं, आयरलैंड और व्हाटएवर, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इनके अपने अपनी पॉलिसीज भी हैं, ये अपने अपने बिजनेसेस चलाते हैं वगैरह, इनका अपनी पॉलिसीज को काफी इंडिपेंडेंस उस जमाने में दिया हुआ है। और ये ब्रिटेन तब, यूनाइटेड किंगडम तब बन गया था डेमोक्रेसी जब डेमोक्रेसी मतलब एज ए पार्लियामेंट वगैरह कहीं नहीं थी, तो यहाँ पे होती थी, ठीक है। तो वो चीजें होती हैं, तो इसीलिए वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, आप इसको खुद से देखेंगे समझेंगे, ठीक है, तो ज्यादा इसमें सर कुछ खास है नहीं। हाँ, सर क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, यस। आप कंप्लीट कीजिए, मैं complete कीजिए। हाँ, तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर इस तरह के कोई क्वेश्चंस हैं, आपको करना कैसे है। पहली चीज एनसीईआरटी वगैरह अच्छे से करो, स्टैंडर्ड बुक की जो है माजिद हुसैन वगैरह, उसको अच्छे से करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी होगी। थोड़ा सा खुद से भी सर्च आउट चीजों को करना पड़ता है, ठीक है। और एक बात बता दूं, ज्यादा ओवर प्लूरल टाइम जोन्स वाले कंट्रीज कम है, ठीक है, बहुत ज्यादा कंट्रीज नहीं है जिनमें बहुत सारे टाइम जोन्स हैं, ठीक है। हाईएस्ट टाइम जोन वाला रशिया है, उससे ज्यादा टाइम जोन कहीं भी नहीं है, ठीक है, बिकॉज इट इज ए हाई, बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है, तो इसीलिए उसकी रिक्वायरमेंट है, जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब, ठीक है। लेकिन अगर देखोगे एशियन कंट्रीज में ज्यादातर सिंगल टाइम जोन्स के कंट्रीज हैं, अफ्रीका में सिंगल टाइम जोन्स के कंट्रीज हैं, ठीक है, वहां ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। मेनली ये सब यूरोप का ही गेम है, यूरोप का है, साउथ अमेरिका अमेरिका का है, और ऑस्ट्रेलिया, बस इसके अलावा कहीं ज्यादा प्लूरल टाइम जोन बहुत कम है, ठीक है। चाइना में भी 2-3 ही है, अदरवाइज ज्यादा है नहीं अभी,
तो इस तरीके से आप थोड़ा सा, ये एक अवेयरनेस बढ़ाने की बात है, इट इज जस्ट अबाउट ए जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जैसे आप देखोगे ल्यूसेंट वगैरह इस तरह की बुक्स होती हैं जिनमें ये सब चीज दिया रहता है, ठीक है। या फिर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिया हुआ है टाइम जोन के बारे में, देयर इज अ डायग्राम पर्टिकुलरली ऑफ द टाइम जोन्स, अगर आप देखोगे इन द क्लास 6th या 7th में ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। उसको आप कभी भी इग्नोर मत करो एनसीईआरटी को, ठीक है, वो बहुत बड़ा गेम है। और एनसीईआरटी का सिर्फ सिंपल तरीके से पढ़ नहीं लेना होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको इंटरेस्ट लेकर के सर्च आउट भी थोड़ा सा गूगल कर लेना होता है, ठीक है। दैट इज द रियल टेस्ट कि आपने कितनी पढ़ाई की है, ठीक है। एनसीईआरटी तो क्लास 6 के बच्चों के लिए है जिनका दिमाग ग्रोन अप नहीं होता, पर आप तो ग्रोन अप हो ना, तो आपको अपनी तरफ से भी कुछ सर्च आउट चीजें करनी पड़ेंगी। समझ रहे हो अंकित? अंकित, ऋतिक, अभिषेक, दीपक, रितेश एंड सौम्यजीत, समझ में आ रहा है जो जो मैं बोल रहा हूँ? ठीक है, बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अनदर इन साइबेरिया, नोमे इन अलास्का, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, इट इज बेसिकली एन एप्लीकेशन क्वेश्चन, ठीक है। ज्योग्राफी सबको पता होती है, इंटरनेशनल जो क्या कहते हैं ड्रेट लाइन के बारे में सबको पता होता है, आईडीएल, लेकिन इसकी एप्लीकेशन जो है वो आपको यहाँ लगानी थी, ठीक है। एक्चुअली कौन सी चीज में क्या होता है, कब डेट आगे होती है, कहाँ डेट पीछे होती है, क्या डे होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ए है, ठीक है, बिकॉज सेकंड इज रॉन्ग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन करना था बेसिकली, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है एक्चुअली ये। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है, इसमें तो आंसर पेरियार है, गिवन इन एनसीईआरटी ऑलरेडी, ठीक है। फिर आता है ज्योग्राफी का क्वेश्चन अगेन, ठीक है, बोट्सवाना डायमंड, चिली लिथियम, इंडोनेशिया निकल, इसके अंदर क्या है आपका आंसर जो है वो सी आंसर है, ऑल थ्री, ठीक है। और ये क्या है, अगेन वर्ल्ड रिसोर्सेज, मैंने सभी को बताया था वर्ल्ड रिसोर्सेज जरूर करके जाना है, ठीक है। और ये देखो रिसोर्सेज से क्वेश्चन आया है, लगभग आता ही है, कुछ चाहो ना चाहो रिसोर्सेज से क्वेश्चन आते ही है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये बहुत अच्छे से चीजें दी रहती हैं, स्टैंडर्ड सोर्स से ही मिलेगा, स्टैंडर्ड में आपको ये चीजें मिल जाएंगी इजिली, ठीक है। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज मलोरका, नॉर्मेंडी एंड सार्डिनिया वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये भी स्टैंडर्ड बुक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है ये, ठीक है। इसके अंदर देखो ये आप कभी भी देखो, इसीलिए कहा जाता है मैपिंग जो है कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इवन इन इन द हिस्ट्री पार्ट, ठीक है, हिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट होती है, और उसके अलावा इन जनरल भी आपको मैप वगैरह अपने आसपास लगाने चाहिए एंड एवरीडे उसको देखना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसका आंसर जो है वो नन है, ठीक है, क्योंकि मलोरका स्पेन में है, नॉर्मेंडी फ्रांस में है, और सार्डिनिया इटली में है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है, ये आइलैंड्स हैं, इसीलिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आइलैंड्स हैं, यूरोप के मेडिटेरेनियन सी में ये आइलैंड्स हैं सबके सब, ठीक है, सर अलग अलग एक टाइप के। करंट सर एक करंट अफेयर से नहीं था, ये आप कह रहे हो कि हिस्टोरिकल प्लेसेस है? बिल्कुल, ये हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। अगर आप देखोगे नॉर्मेंडी इज अ प्लेस जहां पे वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, ठीक है। मलोरका ये भी जो है एक हिस्टोरिकल जगह है, मलोरका बेसिकली एक आइलैंड है जहां पे कुछ इटली का कुछ वो हुआ था, और सार्डिनिया भी इसी तरह का है। मलोरका आई बेग योर पार्डन, मलोरका स्पेन, नॉर्मेंडी फ्रांस, और सार्डिनिया इटली, इस तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा सा चीजों में आपको यहाँ पे क्या है कि ब्रॉड अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। और ज्योग्राफी में भी मैपिंग ऐसे मत करो सिंपल तरीके से कि हाँ चलो मेन मेन प्लेसेस देख लिए, मेन मेन चीजें देख ली, उतने से काम नहीं चलेगा, प्रॉपर बाउंड्री भी बताओ, प्रॉपर जो है आपको थोड़ा सा आइलैंड्स वगैरह की भी नॉलेज होनी चाहिए। यस, कौन बोल रहा है? दिया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। यस वो दिया, कर दीजिए। यस सर। ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा हूँ कि चीजों को करना कैसे है और कैसे चीजों को टैकल करना पड़ेगा, ठीक है, आपकी अगली की सर आने वाली प्रिपरेशन एनालिसिस कर रहे हैं। इसका यस सर। सर ये क्वेश्चन फॉर्म क्यों हुआ, कोई कोई प्लेसेस न्यूज में था क्या लास्ट 1 या 2 इयर्स में? देखो, ये इस तरह के प्लेसेस का कोई कॉज नहीं है, ठीक है। ऑल दिस इज बेसिकली फ्रॉम एनसीईआरटी। अगर आप देखोगे नॉर्मेंडी वगैरह वर्ल्ड हिस्ट्री में ऑलरेडी डिस्कस्ड है एनसीईआरटी में, ठीक है। इसी तरह से मलोरका वगैरह ये सब भी कोई ज्यादा मतलब ये, अगर आप जब मेडिटेरेनियन सी का पार्ट पढ़ते हो तो वहां पे आपको पता चलता है, ठीक है, वहां पे ऑलरेडी ये आइलैंड्स है। तो आपको ज्योग्राफी सिर्फ ऐसे नहीं है कोई करंट में आ जाएगा इसलिए कर लिया, नहीं, वो नहीं है। एक ब्रॉड लेवल का, अच्छे लेवल का ज्योग्राफी आपको होना चाहिए, नो डाउट, ठीक है। इतना तो आपको करना पड़ेगा। और सर अगर कोई चीज नहीं आ रही, यस ऋतिक, ये क्वेश्चन को पढ़ना तो भी छोड़ रहा था।
किसमें हो जाता है ये ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है जैसे ये क्वेश्चन छोड़ने वाला है सर, या फिर ऐसा नहीं करना था इसको? हाँ तो ऋतिक देखो वही बात है। ये तो बहुत जिस क्लीन पूछना चाहा सर। देखो जिसने नहीं किया होगा उसको तो वो तो छोड़ेगा, नो डाउट, ये डिफिकल्ट में से है क्वेश्चन। लेकिन एक मैं बात बता दूं, जिसने ज्योग्राफी अच्छे से किया होता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट आप देखोगे, ठीक है, उसमें आराम से ये चीजें दी रहती हैं। हर एक रीजन, हर एक कॉन्टिनेंट प्रॉपरली डिस्कस रहता है, उसमें लिस्ट ऑफ आइलैंड्स रहते हैं, ठीक है, वो भी आपको मैपिंग में करना होता है इन जनरल, अगर प्रॉपर मैपिंग की बात करें, ठीक है। तो वो चीज आप ऐसा नहीं कह सकते डायरेक्टली कि इसको छोड़ने का था, नहीं, ये छोड़ने का उनके लिए था जिन्होंने नहीं किया है, अदरवाइज ये करने का था एक्चुअली। आई एम टेलिंग यू, ये इतने डिफिकल्ट आइलैंड नहीं है, दे आर वेरी पॉपुलर आइलैंड्स, ठीक है। मलोरका एंड मिनोरका दो तरह के एक पेयर में आइलैंड चलते हैं, ठीक है, बहुत फेमस आइलैंड है स्पेन के, ठीक है। और नॉर्मेंडी भी बहुत फेमस जगह है फ्रांस में, जहां पे वर्ल्ड वॉर का पॉइंट निकला था, ठीक है। और सार्डिनिया इटली में, ये भी बहुत बड़ा आइलैंड है एक्चुअली, इटली के ठीक नीचे पेनिनसुला पे है, ठीक है। तो ये कोई ऐसी चीजें नहीं है जो बहुत ही ज्यादा अनजान लगे हो और आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, इतना डिफिकल्ट नहीं था अगर आपने प्रॉपरली प्रिपेयर किया होता तो, ठीक है। तो जब आपको ज्योग्राफी का मैपिंग करना होता है तो अच्छे से करना होता है, सभी कॉन्टिनेंट्स करने होते हैं, ठीक है। इतने से काम नहीं बनता कि आपने एनसीईआरटी कर ली और उसके बाद फिर आगे बढ़े ही नहीं, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक के अंदर भी आप देखोगे तो अच्छे से सभी आइलैंड, सभी एरिया, सभी कॉन्टिनेंट्स अच्छे से डिस्कस रहते हैं, उसके हर एक फीचर की डिस्कशन होती है, ठीक है। तो उसको आप देखोगे, माजिद हुसैन में भी दिया हुआ है अच्छा खासा, ठीक है, उसके अंदर भी बहुत अच्छे से चीजें, और कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट उठा लो आपको जरूर मिल जाएगा इसके बारे में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी में मैंने कर लिया, ऐसा टाइप के आइलैंड कौन से किधर है? सॉरी, मैं कह रहा हूँ सर, ये जो आइलैंड का क्वेश्चन आया ना, ये एनसीईआरटी में है? देखो एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं मिलेगा अरिजीत, डायरेक्ट नहीं है। हम्म, नॉर्मैंडी एज ए प्लेस इज गिवन इन वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। हम्म, हाँ ऋतिक, बिल्कुल, नो डाउट, आपसे डेप्थ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप सिर्फ इतने से काम नहीं चला सकते कि आपका काम चल गया कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के चले गए और इतना काम चल जाएगा, इतने से काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा डेप्थ में काम करना पड़ेगा, और मैपिंग इज नॉट अ ऑप्शनल थिंग, ठीक है। मैपिंग इज नॉट एन ऑप्शनल थिंग, आई एम टेलिंग यू, ये ऑप्शनल के बारे में नहीं है कि जिसने ऑप्शनल किया हुआ है वही बहुत ज्यादा चूसमार खा है, नहीं। एक्चुअली आपको मैपिंग डेप्थ में करनी ही होती है, इन जनरल भी मैं बता रहा हूँ, ये यूपीएससी के पुराने ट्रेंड से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ इतने से काम नहीं चलता है कि आप जनरल करके चले गए मैपिंग में और चल जाएगा काम, आपको हर तरह की मैपिंग पे टेस्ट किया जाएगा। मैपिंग इज सच अ बेसिक थिंग, ये कोई ऑप्शनल का विषय नहीं है, ऑप्शनल के टॉपिक ही अलग होते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी का जिसका ऑप्शनल है वो बता देगा, किसका है भाई, अंकित, क्या लगा तुम्हें अंकित इस क्वेश्चन के बारे में, व्हाट डू यू थिंक? ओके, गुड इवनिंग आशुतोष, ठीक है। अंकित आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो सर। ये संकित, माइक सॉरी हेलो, सर। हाँ बताओ सर इस ये वाला क्वेश्चन के बारे में मुझे। फर्स्ट वाला पॉइंट मुझे पता था, नॉर्मेडी यहाँ पर वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ है, ये वाला पॉइंट पता था, बट बाकी दोनों में बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, तो मैंने इसे हम्म 50-50 के लिए छोड़ा। फिर मुझे हम्म, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ रहा था कि, तो फिर छोड़ दिया, मैंने रिस्क नहीं लिया इस पे ज्यादा। ओके। तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको थोड़ा सा ब्रॉड में करना है, देखो डेप्थ में करना है, नो डाउट, ठीक है। मैपिंग को आपको लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। मैं तो अपने मेंटीज से पहले दिन से ही मैपिंग करवाता हूँ, ठीक है। मैं उनसे हिस्ट्री की भी करवाता हूँ, ज्योग्राफी की भी, इकोनॉमी की भी, हर तरह की मैपिंग करवाता हूँ मैं, ठीक है। तो वो चीज इंपॉर्टेंट होती है कि जब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आपको पेपर में क्या डर है, मतलब ही नहीं है फिर डर का, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80,000 करोड़ एंड व्हाट नॉट, ये बिल्कुल बेसिक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, इकोनॉमी की एप्लीकेशन का क्वेश्चन है ये। सबको पता होता है फिजिकल डेफिसिट वगैरह ये सारी चीजें, रेवेन्यू डेफिसिट, लेकिन आपको कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा, ठीक है। आंसर क्या है, डी, ठीक है, ऑल मुझे ऑफ देम इज करेक्ट, यस। सर ये फर्स्ट टाइम हुआ कि न्यूमेरिकल्स पूछ लिया है इकोनॉमिक्स का, बिल्कुल, ये एक फर्स्ट नया टाइम। ट्रेंड है। यस सर। वैसे एक बात बता दूं मैं, अंकित, ये इज नॉट अ न्यू ट्रेंड एक्चुअली, ये कई सालों से गायब था, लेकिन ये ऑलरेडी इस तरह का ट्रेंड 2014-15 में ऑलरेडी था पहले, ठीक है। बहुत सारी चीजों का कैलकुलेशन करने दे देते थे, दे यूज्ड टू गिव मैंने इट, सर जैसे इन्फ्लेशन है, ठीक है, इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन करके दिखाओ, अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने सर विजन के वर्क में किया था सर।
तो देखो ऋतिक, आपने वही किया होगा। इस तरह की बेसिक एप्लीकेशन चीजें आ जाती हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स सिर्फ रटने का नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि कितनी चीजें, कैसे फॉर्मूला अप्लाई होता है एक्चुअली, ठीक है। दैट इज द थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेटिव एस्पेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। ये बिल्कुल कॉमन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बेसिकली IR में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ये मैपिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी मैपिंग का ही क्वेश्चन है, आपसे सीधा पूछ रहे हैं लोकेशन किधर से किधर, ठीक है। तो इसका आंसर है क्या, डी, ठीक है। इंडिया टू यूरोप थ्रू अजरबैजान, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो अगर यस आप देख रहे हो, देखो आपने यही चीजें हैं, करंट अफेयर करते हैं, बहुत सारे मैप्स दिए रहते हैं, इसलिए मैं अपनी वीकली जो करंट अफेयर सेशन लेता हूं उसके अंदर भी मैप्स रहते हैं, ठीक है। तो आप जब भी मैप देखते हो तो वो क्वेश्चन बन सकता है, इट इज अ पोटेंशियल क्वेश्चन, ठीक है। तो मैपिंग पे आपको बहुत कमांड अच्छे से रखना है। आप देखोगे इस पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ मैपिंग पे ही घूम रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन पे आते हैं, यस, ये सीए में भी था, किस में था, सीए में सर, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर में था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टू मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड, ब्राजील एंड यूएस, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, वैसे तो इथेनॉल प्रोडक्शन के ऊपर करंट अफेयर्स की बहुत सारी न्यूज आती है, ठीक है। और ज्योग्राफी में भी ये चीज दिया हुआ है, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जब बात करते हैं तो इथेनॉल का नाम आता है कि हम कैसे फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर इथेनॉल की प्रोडक्शन की बात आती है। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इथेनॉल का होने वाला है गैस से, और जो भी चीजें हैं अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, फॉर एग्जांपल क्रॉप्स, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो ऑब्वियसली जो है यूएस इसमें हाईएस्ट है, ब्राजील नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर बनता है, ऊपर में जाएंगे, इसका आंसर बनता है डी, ठीक है। इसका आंसर है डी, वह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है एक्चुअली, इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने देखा हो ये वाले क्वेश्चंस यूजुअली आपको रिसोर्सेज में मिल जाते हैं, ठीक है। ये सब स्टैंडर्ड बुक्स में जनरली दिया हुआ है, ठीक है। ज्योग्राफी के स्टैंडर्ड बुक्स में मिल जाएगा आपको। देन आता है वर्ल्ड बैंक, ये वर्ल्ड बैंक जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, ठीक है। यहाँ वार्निंग दिया जा रहा है, फर्स्ट प्लेसेस वेट बल्ब टेम्परेचर रूटीनली एक्सीड 335 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये भी बेसिकली ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है, एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर बोला है वेट बल्ब टेम्परेचर। अब देखो इन जनरल वेट बल्ब टेम्परेचर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट जो है इट इज नॉट गिवन इवन इन द एनसीईआरटी, ठीक है। ज्यादातर नहीं दिया हुआ है, और ना ही ये दिया हुआ है प्रॉपरली किसी अलग दूसरी बुक में, ठीक है। ये क्या है बेसिकली आपका मतलब जिसे कहते हैं कि करंट अफेयर्स में यूजुअली रहता है, वेट बल्ब टेम्परेचर न्यूज में कभी आया होगा, उसी के बेसिस पे ये चीज दिया गया है, वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। ये बेसिकली आपके ग्लोबल वार्मिंग या फिर हीट टेम्परेचर के बेसिस पे ही ये क्वेश्चन बार बार बनता है, टॉपिक बनता है। अदरवाइज इन जनरल वेट बल्ब टेम्परेचर या ड्राई बल्ब टेम्परेचर ये चीजें कहीं भी दी हुई नहीं है, ठीक है। इट इज अमंग द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जैक्ट इसका थोड़ा सा जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। तो अमंग द डिफिकल्ट क्वेश्चन मान सकते हैं इसको इन जनरल, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर है बी, ठीक है, बी इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंट्रीज फिस्कल डेफिसिट, देखो फिर से आ गया इकोनॉमी का एप्लीकेशन, ये क्या है, इकोनॉमी का एप्लीकेशन ही है, अगेन सेम क्वेश्चन टाइप का, वही ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट फिर से निकालने के लिए बोल रहा है। इसका आंसर है ए, ठीक है। आप इसमें फॉर्मूला देखेंगे और अप्लाई करेंगे, दैट्स इट, और कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंस कमीशन का विच इज इकोनॉमिक क्वेश्चन, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड बुक्स में सब में दिया हुआ है, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स में दिया हुआ है ये। अगर आप कोई भी बुक ले लोगे, विवेक सिंह या फिर और भी कोई अपडेटेड बुक है, सभी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस क्या है, 15 फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इसको इजीली कर सकते थे, इसका आंसर है सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17, इसके अंदर IBRD वर्ल्ड बैंक का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल दिया हुआ है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स क्या है। इकोनॉमी में स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड बुक्स में डिटेल आपको मिल जाएगा, या फिर आपको जाना पड़ेगा वेबसाइट पे, ठीक है। इसके अंदर कई बार आपको क्या होता है कि अगर बुक वगैरह में कम दिया है तो आपको वेबसाइट्स भी सर्च करनी होती है, ऐसे ही नहीं करना होता है कि चल गया भैया काम और जो बुक में दे दिया उतने पे रुक गए, नहीं। यूपीएससी एक्सपेक्ट्स यू टू गो बियॉन्ड, ठीक है। इस चीज को जरूर नोट कर लेना अच्छे से,
कि जब भी कुछ पढ़ो थोड़ा सा सर्च आउट गूगल पे या वेबसाइट पे जाकर के स्टैंडर्ड वेबसाइट्स को सर्च करो, ठीक है, एटलीस्ट द बेसिक्स ऑफ इट, ठीक है। जैसे अबाउट अस का पेज होता है, हर वेबसाइट पे अबाउट अस होता है, ठीक है, या उसकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मिशंस होते हैं, उनको जरूर इंटरनेशनल बॉडीज में देखना है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी वेरी अच्छा, इसका आंसर जो है वो है सी, ठीक है, इसका आंसर सी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, आरटीजीएस एंड एनईएफटी, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है, हर बुक में दिया हुआ है, स्टैंडर्ड बुक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है ये, ठीक है। अगर देखोगे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर है ए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है यूएई, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, बांग्लादेश, ठीक है। इसमें क्या है, यूपीआई के बारे में पूछा है कि कौन सा है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, इकोनॉमी का करंट अफेयर्स आया है इस बार, ठीक है, कि इकोनॉमी का करंट अफेयर में है, ये बहुत न्यूज में भी था, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, ठीक है, ओनली 3। देन आता है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है, इसका आंसर जो है वो है डी, ठीक है। स्कीम्स के मामले में देखो बहुत सारी स्कीम्स हैं, ठीक है। स्कीम्स के मामले में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा देखो डाउटफुल तो रहता है, लेकिन फ्लैगशिप स्कीम, जिन भी फ्लैगशिप स्कीम्स के नाम के साथ प्रधानमंत्री जुड़ा हुआ है, उनको जरूर आपको प्रॉपरली करना होता है, ठीक है। चाहे वो स्टैंडर्ड स्कीम हो, फ्लैगशिप स्कीम हो, सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड हो, लेकिन आपको डेफिनेटली ब्रॉडर थिंग्स पता होनी चाहिए ऑन द पर्टिकुलर स्कीम्स, ठीक है। तो इसमें भी वही बेसिक चीजें ही पूछी गई हैं ऑन द मुफ्त बिजली योजना। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आएगा, ये देखो, ये क्वेश्चन जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे क्वेश्चन है ये, ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली क्या है, साइंस का क्वेश्चन है ये, बेसिकली इट इज अ साइंस क्वेश्चन, ठीक है, रेयर अर्थ मेटल्स का, और उसमें भी करंट अफेयर से उठाया है इसको, क्योंकि रेयर अर्थ जो है ये किसी ज्यादातर साइंस की बुक में दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए ये रेयर अर्थ यूजली करंट अफेयर्स में ही रहता है, और उसमें भी इसका एप्लीकेशन पूछा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे एप्लीकेशन है ये। देखो, इसमें बोला रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो फ्लैट टीवी बनाने में, कंप्यूटर मॉनिटर्स बनाने में यूज होते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्या पूछ लिया कि इनकी फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज होती हैं यानी, ठीक है, ये किसी को नहीं पता होगा, ठीक है, कि फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज ऐसे कौन से हैं मिनरल्स, कौन से वाले प्रॉपर्टी वाले मिनरल्स हैं, ये अगर किसी को नहीं पता होगा इन जनरल अगर मैं बोलूं तो, ठीक है। लेकिन इट इज द काइंड ऑफ थिंग जिसमें आपको मान लो, देखो रेयर अर्थ एलिमेंट ज्यादा नहीं है, ठीक है, अगर आप देखोगे 10-20 एलिमेंट्स हैं एक्चुअली, ठीक है, वो बहुत ही नाम रेयर अर्थ है, और वो एक्चुअली बहुत ही वाइड स्प्रेड है, एक्चुअली नाम रेयर अर्थ है लेकिन वाइड स्प्रेड है, ठीक है, रेयर अर्थ में ये होता है, ठीक है। लेकिन और इनमें क्या है, इनकी एक्सट्रैक्शन बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, तो इसीलिए इनको रेयर अर्थ बोला जाता है। लेकिन इसमें अगर आप स्पेसिफिक छोटे छोटे केमिकल्स के नाम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत स्पेसिफिक टाइप के मिनरल्स होते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से है। इसका आंसर है ए, ठीक है, इसका क्या आंसर है, ए है इसका आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंडियन रेलवे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या है, स्कीम का क्वेश्चन है, ये स्कीम है नेशनल रेलवे प्लान, ठीक है। इस स्कीम का इसमें आंसर पूछा है नॉट करेक्ट, ठीक है, और इसका आंसर है ए, ठीक है, इसका आंसर क्या है, ए। तो इस तरह की स्कीम्स रेलवे प्लान ऑलरेडी स्टैंडर्ड बुक्स में दिया हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नेशनल रेलवे प्लान जनरली इकोनॉमिक्स की हर बुक में दिया रहता है, ठीक है, ये कोई बहुत नई चीज नहीं है, ठीक है, बहुत पुरानी चीज है, और इवन इसके अंदर जो टारगेट दिया है, इस तरह के टारगेट्स वगैरह सारे उसमें दिए रहते हैं। कवच तो बहुत पुराना है, अगर आप देखोगे कवच प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा हुआ है ऑलरेडी कवच के बारे में, तो इसलिए ये कॉमन चीजें, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस मिशन विच इज साइंस, ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है बेसिकली ये, और उसमें भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्पेस मिशन पे वैसे भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसका आंसर है बी, ओनली 2, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें ये दोनों करेक्ट है, यस। लॉजिक से बता दीजिए सोर्स ये क्वेश्चंस का कहां से था। ऋतिक आपकी आवाज नहीं साफ आ रही है। मैं कह रहा हूँ ना सर, सोर्स कहाँ पे सर ये क्वेश्चन इसका, ये लॉजिक क्या था सर। देखो सोर्स तो देखो क्या है कि अगर आप देखोगे पूरे साल का अपना करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा।
ज्यादा कुछ नहीं है। डेली बेसिस पे अगर आप करंट अफेयर करते हो, मंथली करंट अफेयर्स करते हो, एक्सियम 4 वाज इन न्यूज, इन जनरल भी वो न्यूज में रहता है, ठीक है। और भी बाकी सारे जो है, गगनयान तो शुरू से न्यूज में था, ठीक है। आपको क्या स्पैडेक्स के बारे में नहीं पता था, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गगनयान, वो पहले से ही उसके एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, स्पैडेक्स तो है ही गगनयान का पार्ट, तो अलग कुछ नहीं था। माइक्रोग्रेविटी पे क्वेश्चन आया है, तो माइक्रोग्रेविटी के एक्सपेरिमेंट्स कहाँ करोगे? अंडरस्टूड है कि आप गगनयान में करोगे माइक्रोग्रेविटी के एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, विच इज अ स्पेस, आपका वहां पे जाए लेके जाएगा ह्यूमंस को, ठीक है, गगनयान में। और स्पैडेक्स इज नॉट अ माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट, स्पैडेक्स इज बेसिकली अबाउट डॉकिंग एंड अनडॉकिंग, यानी कनेक्टिंग एंड रिमूविंग ऑफ द थिंग। कोई भी आपका स्पेसक्राफ्ट होता है वो किसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से या स्पेस में कनेक्शन और डिस्कनेक्शन वाला जो चीज है ट्रांसपोर्टेशन में, वो उस चीज के लिए होता है, तो इसलिए उसमें माइक्रोग्रेविटी का आंसर नहीं है। तो ये क्वेश्चन सर रिकॉल नहीं कर पा रहा था एग्जाम में सर। तो देखो इसमें यही होता है कि आपको देखो, थोड़ा सा मैंने इसके लिए बोला था, जो चीजें रिकॉल नहीं हो रही है लिस्टिंग बनाओ, वो ही उसका सोल्यूशन होता है। बेसिकली पूरे साल में आई थिंक 5-7 से ज्यादा कोई ढंग के स्पेस मिशन होते नहीं है, ज्यादातर पुराने ही होते हैं जो पेपर में आते भी हैं, ठीक है। कैसिनी हो गया, इधर उधर के और भी हो गए, ठीक है, वॉयेजर वगैरह, ये सब भी आ जाते हैं यूजली। लेकिन इन सब का क्या है, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। स्टैंडर्ड बुक कोई भी साइंस की हो उसमें मिल जाएंगे ये सारे के सारे, लेकिन जो लेटेस्ट होते हैं वो ज्यादा नहीं होते, 1-1.5 साल के अंदर मुश्किल से 5-7 ही रियल होते हैं, जो बड़े वाले होते हैं जिनमें रियल कुछ हुआ होता है या कोई इंपॉर्टेंट वाले होते हैं, ठीक है। तो 5-7-10 तो आई थिंक इतने करंट अफेयर में देखो याद करने ही पड़ते हैं, क्योंकि हर साल हर कंट्री कुछ ना कुछ लॉन्च कर रहा है, ठीक है। तो वो चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए, नो डाउट, ठीक है। और इसके लिए लिस्टिंग ही इसका सबसे बेस्ट मेथड होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, इंडिया का डिफेंस, अगेन साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अगर आप डिफेंस का थोड़ा सा भी कुछ पढ़ा होगा, ये स्टैंडर्ड बुक्स में सब में दिया हुआ है, स्टैंडर्ड बुक्स में सब में दिया हुआ है कि डॉर्नियर जो है वो पेट्रोल एयरक्राफ्ट होता है, IL-76 ये तो गलत है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं होता है, ये दोनों ही मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के एयरक्राफ्ट होते हैं, ठीक है। तो 24 का जो आंसर है वो है बी, ठीक है। इस तरह के इजी क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन काफी इजी था। फिर आर्टिफिशियल रेन, सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, सभी स्टैंडर्ड बुक्स में साइंस के दिया हुआ है ये, ठीक है। आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है, तो इसका आंसर है ए, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ये वाले इसमें यूज होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं पॉलिटी पे, पॉलिटी के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, ज्यादातर स्टैंडर्ड सोर्सेज से ही आए हुए हैं, ठीक है। पॉलिटी के क्वेश्चन जो है ज्यादातर स्टैंडर्ड सोर्सेज से आए हुए हैं, विच इज नथिंग बट लक्ष्मीकांत, ठीक है। मेनली लक्ष्मीकांत में ज्यादातर डिटेल्स दी हुई हैं, ठीक है, कोई भी चीज ज्यादातर उससे बाहर है नहीं उतना ज्यादा, ठीक है। 26 ये वाला क्वेश्चन का आंसर है ए, ठीक है, वन ओनली इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट है आपका डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, स्पीकर वाला क्वेश्चन 27, इसका आंसर जो है वो है आपका सी, ठीक है, 1 and 3 ओनली, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है आपका 28, ठीक है, ये जो है आपका इसका आंसर है डी, ठीक है, नीदर 1 nor 2, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली क्या है, ये सिर्फ आपकी अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं, आपने पॉलिटी पढ़ के आए हो या नहीं पढ़ के आए हो, बिल्कुल सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, ज्यादा डिफिकल्ट पॉलिटी में क्वेश्चन थे नहीं। और एक्चुअली मैं एक बात बता भी दूं, पॉलिटी में कभी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं है, क्योंकि अगर आपको पॉलिटी की सही नॉलेज है तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम, मैं कहूंगा कि मतलब ट्रेडिशनल क्वेश्चन है एक्चुअली, हर चीज बुक में दी हुई है, कुछ भी बुक से बाहर नहीं आया है अगर पॉलिटी की मैं बात करूं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। 28 का अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेकर के, ठीक है, कि वो कैसे डिस्क्वालिफिकेशन का इशू, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी वगैरह, आंसर इसका डी मैंने बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी ऑलरेडी मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, क्योंकि अमेंडमेंट किया गया था, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में वो इंक्लूड कर लिया गया था पॉलिटिकल पार्टी वर्ड, ठीक है। इसके बाद 29 का आ जाते हैं, इसके अंदर पॉलिटिकल, ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है, और लेकिन ये करंट अफेयर से आया है एक्चुअली, ठीक है। ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है ना, स्टेट गवर्नमेंट हैव नो पावर मेकिंग रूल फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स, ये क्वेश्चन देखो किसी डायरेक्टली नहीं मिलेगा, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। माइनर मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन सिर्फ करंट अफेयर्स में ही रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी सुना होगा, ठीक है, गोवा का केस है, गोवा में माइनर मिनरल्स का इशू आ गया था, ठीक है, अलग अलग राज्यों में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में मिनरल एक्सट्रैक्शन के इश्यूज चलते ही रहते हैं, उस पर सेंट्रल स्टेट में टसल होती ही रहती है, ठीक है, कि भाई हमें पावर दे दो, हमें ये दे दो, ये न्यूज में बना रहता है यूजली, फेडरलिज्म का इशू जनरली बना रहता है, तो वो चीजें हैं ये, इसका सर ठीक है। आंसर बी है, अमेंडमेंट अमेंडमेंट आया था 2023 में।
मिनरल्स एंड हाँ सर, करेक्ट। माइंस ये डेवलपमेंट में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ कि मिनरल्स जो होते हैं वो सब स्टेट लिस्ट में पड़ते हैं, सेंट्रल लिस्ट में एग्जैक्टली, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीजें हैं, यही तो अपना दिमाग लगाना था यहाँ पे आपको, कि अगर उतना अगर लगा लिया कि स्टेट गवर्नमेंट हैव नो पावर, तो ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड है कि ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया, क्योंकि स्टेट यस में ही तो आते हैं मिनरल्स वगैरह। ठीक है, माइनिंग का तो पार्ट ही बेसिकली स्टेट का है, माइनिंग का पार्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली माइनर मिनरल्स के केस में, मेजर मिनरल्स में नहीं। मेजर मिनरल्स में सेंट्रल का लेवल है, ठीक है, लेकिन माइनर में स्टेट का लेवल आ जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आप देख लेंगे उसके अंदर भी दिया हुआ है, 7th शेड्यूल में ऑलरेडी दिया हुआ है ये चीजें। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज नेचुरल रिस्टोरेशन लॉ टैकल क्लाइमेट चेंज। ये एक क्वेश्चन था एनवायरमेंट का, ठीक है, करंट अफेयर से आया है बेसिकली। एंड अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं तो इसका आंसर नहीं दिया जा सकता। ठीक है, आंसर इसका ए है। ठीक है, इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। देन आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31। यहाँ पे ऑर्डिनेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑर्डिनेंस में यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक से आया है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है इसमें। ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बिल्कुल, बुक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है इसके बारे में कि ये क्या कर सकता है, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आंसर इसका डी है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 32 अलग अलग स्टेट्स के सर बारे में सर है। सर सर यस, तो जो प्रीवियस क्वेश्चन था सर, वो ब्लैक मैंने तो डी आंसर करेक्ट ही आंसर मार्क किया है बट वो मुझे पूछना था कि सर ब्लैक डेट मतलब क्या होता है, बैक डेट मतलब क्या होता है, ये कहा। देखो, बैक डेट का मतलब होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव में यानी कि आपने क्या किया कि आज की डेट में आपने बिल पास किया, लेकिन डेट दे दी पुरानी, कि यार फलाने दिन से ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर 2025 में है और आपने इसको 2021 का बना के पास कर दिया, देन इट इज पॉसिबल इन केस ऑफ ऑर्डिनेंस। ठीक है, आप कर सकते हो ऐसा। और उसमें फिर क्या होगा, अगर उस डेट से ये पुराना डेट के ऊपर आप पास कर रहे हो इसको, दैट मीन्स उसके बाद के जितने भी केसेस हैं, जितने भी इंसिडेंट्स हैं, जितने भी एक्शंस हैं, दे ऑल कम अंडर द अमेंडेड लॉ, उसमें आ जाएगा फिर ये। ठीक है, तो इस तरीके से इसका प्री लाइक कांग्रेस, करेक्ट, एग्जैक्टली, कांग्रेस ने भी इस तरह का किया था पहले। इस तरह की पुरानी चीजें जो है वो करते थे, टैक्स को रेट्रोस्पेक्टिव लागू करते थे, जिससे कि पुराने ट्रांजैक्शन पे फिर टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल का सारा गेम होता है, इकोनॉमिक फाइनेंसेस का इशू होता है, तो उस तरह में सब सोच समझ के किया जाता है। हालांकि आई टेल यू गाइस, बहुत अच्छे से बता देता हूं कि जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स या रेट्रोस्पेक्टिव जो डिसीजंस होते हैं, दे आर नॉट गुड फॉर बिजनेसेस। ठीक है, बिजनेसेस के लिए ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी बिजनेस को कभी भी श्योरिटी नहीं रहेगी कि कभी भी वो किसके अंडर में आ जाएंगे या फिर कभी भी रूल्स चेंज हो जाएंगे। तो दे विल बी लाइक नॉट अ गुड थिंग फॉर द बिजनेसेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस। ठीक है, तो इस चीज को अब अवॉइड किया जाता है, बहुत रेयर केसेस में इसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली इट इज अ पावर ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अरुणाचल प्रदेश, और इस चीज को लेके फिर नागालैंड और कैसे बना, एंड त्रिपुरा। ठीक है, इस ये भी बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, बुक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है इन स्टेट्स की हिस्ट्री इन जनरल, कैसे बने थे, क्या बने थे। ठीक है, और आंसर इसका है ऑल द थ्री, विच इज सी आंसर है इसका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल बुक से आया हुआ है ये। ठीक है, इसमें कहीं कोई जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कि किस में कौन सा एक्ट होता है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बना हुआ है, इसका आंसर है ए, ओनली वन। ठीक है, ओनली वन इसका आंसर है, जो कि इंटर स्टेट काउंसिल है, सिर्फ वही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बाकी दोनों नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कोई मतलब नहीं है, जोनल काउंसिल एक्ट के द्वारा बना था। ठीक है, 34 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर क्या है, अगेन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये भी बुक में दिया हुआ है पूरा का पूरा, कोई भी ऐसी कोई नई चीज नहीं है इसमें, आंसर है ए। ठीक है, इसका ए आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है पूरा का पूरा, बिल्कुल बुक से आया है। जिसने पॉलिटी चार्ट के गया है वो तो पॉलिटी का क्वेश्चन भाई गलत नहीं करके आया होगा। ठीक है, जिसने पॉलिटी अच्छे से किया हुआ है, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी जो भी कुछ कर रहा है। लेकिन पॉलिटी एक्चुअली पेपर में डिफिकल्ट नहीं आया हुआ था। ठीक है, इट वॉज वेरी वेरी एवरेज काइंड ऑफ पेपर इन द केस ऑफ पॉलिटी ओनली। ठीक है, पॉलिटी में क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आंसर है सी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, सभी करेक्ट हैं इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इसके अंदर क्या है, आंसर है डी। ठीक है, ये भी बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी कोई ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
ठीक है, बहुत ही स्टैंडर्ड बुक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है ये कि शेड्यूल एरिया में क्या होता है और किसका क्या इसमें पावर्स होती हैं। ठीक है, नॉट मच ऑफ अ डिफिकल्ट थिंग यहाँ पे। 37 का अगर मैं बात करूं, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। ठीक है, इट इज बेसिकली इकोनॉमिक क्वेश्चन, इकोनॉमी का क्वेश्चन था इन द बॉडीज। ठीक है, स्पेसिफिक बॉडीज पूछी हुई हैं। ठीक है, कि नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड, नेशनल कॉयर बोर्ड, नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड इंफॉर्मेशन। तो ऐसे क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, देखो आपका क्या है, ये एक स्पेसिफिक एरिया है यूपीएससी का। ठीक है, ये कहीं बुक में कम मिलेगा। ठीक है, जनरली इकोनॉमिक्स की बुक्स में जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनमें दिया हुआ है। ठीक है, इवन लूसेंट में भी दिया हुआ है। अगर आप देखोगे, लूसेंट एक बुक है जनरल नॉलेज की, उसके अंदर भी कभी कभार इस तरह की बॉडीज का नाम मिल जाएगा आपको। लेकिन डायरेक्टली अगर देखोगे किसी स्टैंडर्ड बुक में ज्यादातर कम डिटेल दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, तो आप स्टैंडर्ड बुक जरूर करें, लेकिन इस स्पेसिफिक एरिया को अलग से तैयार करना पड़ता है। ठीक है, आप एक लिस्ट बनानी होती है, ओके क्या है गवर्नमेंट की सारी सारी बॉडीज, बस, और वो कौन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। हार्डली 1 घंटे का काम है, इससे फालतू का काम नहीं है ये। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। और एक बात और बता दूं कि ये इस तरह के क्वेश्चन जनरली पीसीएस में आते हैं, यूपीएससी में थोड़े कम आते हैं ये। ठीक है, और ये पहले के जमाने में बहुत आते थे। फॉर एग्जाम्पल 2014, 13, 12 में आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे। लेकिन अब क्या है, अब ये फिर से आने लग गए हैं, तो थोड़ा सा आप इन पे भी ध्यान दे सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसके अंदर आंसर है आपका डी, नन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 38, वो कि अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बिल्कुल, इसमें कोई मामला ही नहीं है, सीधा लक्ष्मीकांत के ही है सारे के सारे पॉलिटी के यहाँ क्वेश्चन जो दिख रहा है। ठीक है, इसके अंदर आंसर क्या है, बी। ठीक है, 2 and 3 ओनली। ये है कि किसमें आपको 1/2 ऑफ द स्टेट का लेना होता है, विच इज नथिंग बट अ फेडरल इशू। ठीक है, फेडरल इशू में ही आपको ऐसा करना होता है, और उसके अंदर आंसर जो है वो मैंने आपको बता दिया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 39 का है वो है, यह अगेन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, गवर्नर के बारे में है कि गवर्नर की इम्यूनिटी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इम्यूनिटी ऑफ गवर्नर या फिर इस तरह के स्पीकर्स, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स, एमएलए, इनके बारे में है। ठीक है, आंसर है डी। ठीक है, ये आंसर है इसका। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द इकोनॉमिक्स, अगेन फिर से आ रहा है एक बॉडी के बारे में। इकोनॉमी में बॉडीज का क्वेश्चन आया है फिर से, और बॉडी कौन सी है, बेसिकली पीएनजीआरबी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है कि इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो वो चीजें, तो इसका आंसर है बी। अगर आपको नहीं पता है तो आप ऑब्वियसली इसको नहीं कर सकते। ठीक है, ज्यादा इसमें तुक्का मारने का है नहीं। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत, दिस इज द कोर पॉलिटी क्वेश्चन। ठीक है, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज्यादा इसमें था नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी अवेयरनेस की इसमें जरूरत थी। ठीक है, और इसमें जैसे फॉर एग्जांपल पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट एट ऑल स्टेट्स, क्या सच में ऑल स्टेट्स में पंचायत इंटरमीडिएट लेवल पे है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ऑब्वियसली। ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स में क्या है, डायरेक्टली आपकी इंटरमीडिएट लेवल नहीं है। कुछ में जो बहुत ही छोटे स्टेट्स हैं पर्टिकुलरली, उनमें आपको इंटरमीडिएट लेवल नहीं दिखेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। देन आता है टू बी एलिजिबल, ये सारे क्वेश्चन, तो इसमें आंसर क्या बनेगा, डी। इसका आंसर क्या है, डी आंसर है इसका, नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 42, बिम्स्टेक, ये आईआर का क्वेश्चन है। ठीक है, आईआर में इसके अंदर बेसिकली करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर आपको पता है बिम्स्टेक के बारे में कि हाँ इसकी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और वो सारी चीजें, तो आप इसको करोगे। आंसर इसका है डी। ठीक है, 1 ओनली। ठीक है, इसका यही आंसर है, बाकी सब डेटा गलत दिया हुआ है एक्चुअली। ठीक है, तो इस तरीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आता है 43 में क्या है, अच्छा ये जो इस तरह की इंटरनेशनल बॉडीज हैं, मैं वैसे भी बोलता हूं, मैंने शायद पहले भी बताया होगा, लेकिन कुछ बच्चों ने तो बल्कि मेरे से पूछा भी था कि इस तरह की बॉडीज को कैसे करें। ठीक है, तो इसका करने का तरीका यही होता है कि आपको बेसिकली एक जरूर गूगल सर्च कर लेना होता है चीजों के ऊपर, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके इन बॉडीज को देखो। गिनी चुनी बॉडीज है, अगर मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की बॉडीज की बात करूं, बहुत ही गिनी चुनी बॉडीज है जिनके बारे में आपको लिटरली पता होना चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप हो गया, यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज हो गई, मेन बॉडीज हो गई। ठीक है, फिर उसके अलावा मेजर जो हेल्थ बॉडी है या इंटरनेशनल अदर बॉडीज है, वो सब आपको जरूर थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, फिर ये तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, बिम्स्टेक हुआ, सार्क हुआ। ठीक है, एआईआईबी, ये छोटे छोटे जो बैंक्स वगैरह भी बन गए हैं रीजनल लेवल के। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जरूर जरूर जरूर
जो है कहीं ना कहीं आपको इनकी वेबसाइट पे जाना चाहिए और इनको जरूर चेक कर लेना चाहिए, इनके मेन मेन पॉइंट्स को नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, यही तरीका होता है इनको तैयार करने का, और कोई खास तरीका नहीं होता। अगर आईआर की आप कोई स्टैंडर्ड बुक भी देखोगे तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं मिलती है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, इनके बारे में ज्यादा डिटेल्स उस तरह से नहीं मिलती है। एक मैं आपको एक सोर्स बताता हूँ, बहुत पहले मैं जब किया करता था तो इस तरह के सोर्स के लिए एक सोर्स होता था जिसको कहते थे प्रतियोगिता दर्पण। ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण एक ऐसी मैगजीन है जिसमें एक डाइजेस्ट आता है, इकोनॉमिक डाइजेस्ट। ठीक है, एक ईयरली इकोनॉमी का डाइजेस्ट आता है उसमें। ठीक है, उस बुक के अंदर आपको मिलेंगे इस तरीके की इंटरनेशनल बॉडीज की डिटेल्स। ठीक है, स्पेसिफिक छोटे छोटे पैराग्राफ्स मिल जाएंगे जिसके अंदर बहुत कॉमन बेसिक अंडरस्टैंडिंग कोर क्रक्स आइडियाज उसमें दिए रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसको भी आप रेफर कर सकते हो, क्योंकि सारी अब हर एक की वेबसाइट पर देखो जाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आई वुड लाइक यू टू गो थ्रू दैट। आप वो बहुत इजीली ऑनलाइन भी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो बहुत सस्ती होती है, सस्ती इन द सेंस मतलब 100-150 रुपए में आराम से आपको मिल जाएगी, ज्यादा कुछ खास है नहीं। पर्टिकुलरली आईआर के लिए, इकोनॉमिक बॉडीज के लिए इनकी जो डिटेल्स होती है वे उसमें दी रहती है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा जरूरत पड़ने पे फॉलो कर सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट आता है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 में आपका जो है गांधी पीस प्राइज। अब देखो गांधी पीस प्राइज वैसे आप देखोगे किसी भी करंट अफेयर की मंथली मैगजीन में लास्ट में मिसलेनियस का पार्ट दिया रहता है। ठीक है, उसके अंदर ही मिलेंगे इस तरह के प्राइस, और कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, दिस इज नॉट अ नहीं वेरी सर, कल्चर में था सर, जून का मंथली मैगजीन में था गांधी, ये वाला जो प्राइज है, गांधी पीस प्राइज। तो वही चीज है कि ये थोड़ा थोड़ा बहुत ब्रीफ में दिया रहेगा, वहां पे आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी, इतना सफिशिएंट होगा उसके लिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे कवर कर सकते हो। ठीक है, इसका आंसर है सी। ठीक है, इसका आंसर है सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसकी ज्यूरी कौन सी होती है वगैरह। देन आता है जीपीएस गगन का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है बेसिकली अगेन। ठीक है, और ये साइंस करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको अगर पता है तो आप कर पाओगे। ठीक है, जनरली ये स्टैंडर्ड बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक में भी गगन के बारे में काफी डिटेल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी बुक ले लो। ठीक है, रवि अग्रहरि है या और कोई बुक। ठीक है, नीरज नचिकेता और वटेवर जो भी आपको लगती है, उसमें बुक में काफी कुछ दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको करंट से भी कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो इसमें इसका आंसर 44 का आंसर है आपका डी। ठीक है, इसका आंसर क्या है, डी है, 1 and 2 ओनली। देन आता है क्वेश्चन नंबर 45, एआई एक्शन समिट। ये सीधा सीधा करंट अफेयर का क्वेश्चन है साइंस में। ठीक है, साइंस का करंट है ये, और इसका जो आंसर है वो है डी। ठीक है, नीदर 1 and 2। ठीक है, इसके बाद आता है 46, ये सीधा अगेन एक काइंड ऑफ करंट अफेयर ही है, सीधा सीधा। ठीक है, और इसके अंदर आंसर है ए। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर्स कौन कौन से हैं, कब के कौन से हैं। देखो इस तरह के इंटरनेशनल ईयर के क्वेश्चन अगेन दे आर लाइक लूसेंट के टाइप के क्वेश्चन है, ये स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभार अब ये यूपीएससी में भी आने लगे हैं तो थोड़ा ध्यान दे सकते हो। ठीक है, लूसेंट में भी मिल जाएंगी लिस्ट इस तरह की कि इंटरनेशनल ईयर यूएन ने कौन कौन से डिसाइड किए हैं, या फिर आप सीधा सीधा एक गूगल सर्च करके एक लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, कि भैया इंटरनेशनल ईयर कौन कौन से हैं, किस किस बॉडी ने डिक्लेयर किए हुए हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन तो डिक्लेयर करता ही है, इसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर करती हैं। फॉर एग्जांपल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ, इन सब के अपने अपने वर्ल्ड इंटरनेशनल ईयर होते हैं। ठीक है, तो वो चीजें भी आप एक लिस्ट बना सकते हो, छोटी सी लिस्ट, 1 घंटे का काम है, इससे फालतू है नहीं पूरे साल की छुट्टी। ठीक है, क्योंकि ये एक बार डिक्लेयर होते हैं फिर दोबारा इनमें कुछ होता है नहीं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें थोड़ी बहुत करने की होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स। ठीक है, अगेन आईआर का एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, विच इज नथिंग बट अ करंट अफेयर। ठीक है, उसके अंदर आया है, इसका आंसर है ए। ठीक है, इसके अंदर आप देख लेंगे, इसमें बेसिकली एक ये जो 16th ब्रिक की थीम दी हुई है उसकी उसमें वर्डिंग गलत है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप इसको देख लेंगे कि इसका इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप कर सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था ये क्वेश्चन। देन आता है लोकपाल। लोकपाल इज नथिंग बट अ कोर पॉलिटी क्वेश्चन। ठीक है, पॉलिटी का कोर क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड बुक में ऑलरेडी लोकपाल पे बहुत कुछ दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर ए है, बहुत इजी क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये था नहीं। ठीक है, देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज खो खो वर्ल्ड कप। अच्छा, खो खो वर्ल्ड कप, अब देखो करंट अफेयर में स्पोर्ट्स। ठीक है, ये मैं एक बात बताता हूं आप लोगों को
करंट अफेयर में स्पोर्ट्स आने का सिलसिला 2020 से शुरू हुआ है, ठीक है। 2019 2020 ये जो इन सालों में थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। हर 1-2 साल पे 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हल्का सा आप फोकस स्पोर्ट्स पे कर सकते हो, जो मे बी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, ठीक है, या फिर ओलंपियाड हुआ, ओलंपिक्स तो वैसे भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के थोड़े बहुत चीजों पे आप ध्यान दे सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इनका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। चेस में आ गया, इंडियन व्यक्ति ने जीता है तो चेस में आ गया। खो खो इज इंडियन गेम, तो इसलिए शायद पूछ लिया, लेकिन इसका कोई ज्यादा रीजनिंग नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, कोई गारंटी इसमें ज्यादा होती नहीं है। पहले के जमाने में मैं आपको बता दूं, स्पोर्ट्स में टेनिस पे बहुत क्वेश्चन आते थे, ठीक है, लेकिन आजकल चेस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि अभी लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर्स कौन है, इंडियन ने किसने अचीव किया है वगैरह, ठीक है। और मैं बताऊं, अभी जैसे जिस तरह से ओलंपिक में, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी आपने देखा होगा, जो हमारे भाला फेंक के हैं, जैवलिन थ्रो में लेके आए हैं, क्या नाम है, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है, उनके उनके गेम के ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है, हु नोज, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रोमिनेंट हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है, लेकिन ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं उस तरह का, ठीक है। तो आंसर 49 का जो है वो है आपका ए, इसका आंसर वन ओनली ए आंसर है इसका। नेक्स्ट आता है 50 में क्या है, अगेन एक और स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, चेस ओलंपियाड, ठीक है। इसके अंदर भी आंसर क्या है, बी, इसके अंदर आंसर बी है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑब्वियसली आपको पता है तो ठीक, नहीं पता है तो आप इसमें नहीं लगा सकते, ज्यादा कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहे हैं दोबारा से हमारा आ रहा है इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी का क्वेश्चन आ रहा है, और इकोनॉमी में अगेन ये क्या है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है। इकोनॉमी का ये क्या है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट्स के मनी मार्केट और इंस्ट्रूमेंट्स में आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा, हर बुक में दिया हुआ है, विवेक सिंह हो या और भी कोई बुक अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आप जरूर इस क्वेश्चन को कर पाओगे। कोई खास इसमें ज्यादा बड़ी बात है नहीं कि स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स क्या होते हैं, वेंचर कैपिटल क्या होता है वगैरह। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, ये न्यूज में भी जनरली रहता है, AIF, ठीक है, इसका आंसर है बी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आरबीआई के बारे में है कि आरबीआई की इनकम क्या है, अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, इसका आंसर है डी, ठीक है, 1, 2 एंड 4, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 1, 2 एंड 5, आई बेग योर पार्डन, ठीक है, 1, 2 एंड 5, ठीक है। पेंशन फंड मैनेजमेंट तो ये नहीं करता है, ठीक है, लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज भी नहीं करता है, ये अंडरस्टूड बात है, ज्यादा कोई मुश्किल था नहीं इसके अंदर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अगेन बॉडीज, इकोनॉमी में फिर से बॉडीज आ गई। सर यस सर, हाउ यस, कैन बी द प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ करेंसी द इनकम ऑफ आरबीआई? ये तो लाइबिलिटी है ना आरबीआई के लिए। देखो क्या होता है, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी नोट्स जो है, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम भी होता है, ठीक है। प्रिंटिंग में इनकम इसलिए बनेगा क्योंकि प्रिंटिंग में जैसे प्रिंटिंग होती है तो उसको जब देते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट अर्निंग भी होती है, जब वो मार्केट में जाता है देन कम्स बैक, ठीक है। और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी एक वो चीज होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्सेप्ट होता है सिग्नियोराज का, ठीक है। सिग्नियोराज क्या होता है कि आप जिस चीज की जितनी वैल्यू दे रहे हो उससे कम की वो वैल्यू की ओरिजिनल चीज है। फॉर एग्जाम्पल पेपर का नोट है, वो पेपर 10 रुपए का है, ठीक है, लेकिन उस पर लिखा है 100 रुपए, तो सिग्नियोराज के उसमें प्रिंटिंग की जो कॉस्ट होगी ऐड करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ पैसा बच जाता है, ठीक है, वो उसका प्रॉफिट होता है, एक काइंड ऑफ इनकम होता है वहां पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि ओरिजिनल इनपुट अगर देखेंगे, रॉ मटेरियल की इनपुट देखेंगे तो उसकी इनपुट कम होती है और आउटपुट ज्यादा होती है, उस फॉर्म में हम इसको देख रहे हैं कि एक इनकम का सोर्स बन रहा है वहां पे, ठीक है। सिग्नियोराज का कॉन्सेप्ट होता है, आप उसको देखेंगे, ठीक है, सिग्नियोराज का ये होता है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट आता है ये बॉडीज, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ये रेवेन्यू इंटेलिजेंस वगैरह, इसका आंसर है आपका ए, ओनली 1, ठीक है, ओनली 1 इसका आंसर है। ये आप मैचिंग कर लेंगे, कोई खास इतनी बड़ी बात तो नहीं है। ये कहाँ पर मिलेगा सर, ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैटेगरी? ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा, मतलब ऐसा। देखो मैं बात बता देता हूँ, कॉमन सी बात है, इट इज ऑल इन द न्यूज। अगर आप देखोगे, अगर पिछले साल की अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ईडी की हर बार न्यूज आती थी कि ईडी को मतलब कितने लोगों के पीछे भाग रही है, बहुत सारे टैक्स इवेजन पकड़ रही है,
ईडी ने जो है छापा मारा कहीं पे, तो आपको ये करंट अफेयर्स की न्यूज के थ्रू आपको उसका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये आपकी उससे पर्सनल अंडरस्टैंडिंग से है, बुक में नहीं मिलेगा ये, ठीक है। इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है, एक तरह का करंट अफेयर एप्लीकेशन है कि आपने करंट अफेयर तो सुन लिया, लेकिन खुद का दिमाग कितना लगाया है, ठीक है, खुद से कितना देखा है, उसकी बॉडी को कितना सर्च किया है, इसे बेसिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं देखोगे, आपके करंट अफेयर्स भी होंगे, अगर ईडी के बारे में डिस्कस हुआ है तो ईडी का थोड़ा ब्रीफ भी जरूर रहता है कि ईडी क्या है, कब बनी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, कौन से लॉज को हैंडल करती है, दैट्स इट, ठीक है। ये सारा करंट अफेयर का है, कोई बुक में नहीं मिलेगा ये डायरेक्टली, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये थोड़ी चीजें रहती हैं, ठीक है। स्पून तो ये फीडिंग काम नहीं करता है सर अब। क्या ऋतिक क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ सर स्पून फीडिंग काम नहीं करता है सर अब, जो पहले कोचिंग वाले जो दे देते थे कि देखो ऋतिक, बिल्कुल सही कह रहे हो, 100% ट्रू है। स्पून फीडिंग यूपीएससी में वैसे भी काम नहीं करता, कितना भी कोशिश कर लो स्पून फीडिंग काम नहीं करता, और कभी करेगा भी नहीं, ठीक है। ना ही मैंने जब दिया तब किया था और ना ही आगे करेगा, ठीक है। इट विल ऑलवेज ट्राई टू ट्रिक यू, ऑलवेज ट्राई टू टेस्ट यू कि भाई आप कितना एक्चुअल में पढ़ के आए हो या यूं ही बस किताबें रट के आए हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं अपने मिंटीज को कि भाई रट्टा मत मारो, चीजों में रियल इंटरेस्ट लो। अगर ईडी है तो हो सकता है कल को आप ईडी के मेंबर बन जाओगे, जब आईआरएस में हो जाओगे तो पहले तो पता तो हो कि ईडी है क्या, किसके अंडर में काम करती है, कौन उसको डायरेक्शन देता है, किन एक्ट्स को वो इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को जानकारी होना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। आपके एप्लीकेशन के ऊपर है ये चीजों, माइंड कितना लगाया है आपने खुद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। 54 में आपका है आरबीआई मैंडेट्स ऑल लिस्टेड कंपनीज टू बी बीआरएसआर। देखो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था इकोनॉमी में, ठीक है, ये इकोनॉमी का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक है। बीआरएसआर बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, अगर ऐसी कोई रिपोर्ट देखी है तब तो ठीक, नहीं तो आप नहीं लगा पाओगे, ठीक है। एंड आंसर इज 2 ओनली, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली आंसर आरबीआई इसमें नहीं है, इसमें सेबी इसका है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें करंट अफेयर में रहती हैं कि वो क्या रिपोर्ट्स निकाल रहा है, किसके ऊपर पेनल्टी लगा रहा है। सेबी का आपने देखा होगा यूजुअली पेनल्टीज वगैरह बहुत लगाता है, नई नई रिपोर्ट्स निकालता रहता है, ठीक है, कि किस तरह से इंडिया का फाइनेंस बेटर हो रहा है या फिर उसके अंदर मनी मार्केट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा चीजें देखती रहनी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 55, बिल्कुल क्लियर कट, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इकोनॉमी का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इनकम फ्रॉम अलाइड एक्टिविटीज वगैरह, ये टैक्सेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि भाई रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो टैक्सेशन में आता है या नहीं आता है, ठीक है। और इसमें मैं एक बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूजुअली स्टैंडर्ड बुक्स में इसके बारे में बहुत कम दिया रहता है, लेकिन दिया रहता है। अगर आप विवेक सिंह या और भी कोई बुक देखोगे इवन कि एग्रीकल्चर, यस, इवन मैंने सर पढ़ा भी था कि मतलब एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगता इवन। करेक्ट, बिल्कुल। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी इस हिसाब से, ठीक है, कि एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगता, तो आपको पता चल गया कि हाँ यार इसमें ये चीज नहीं है, और उसमें वो क्या है, इधर इट इज अ कैपिटल एसेट और व्हाट एसेट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं। इसको अच्छे से पढ़ा होगा डेफिनेटली, आपको इसमें आपने ठीक किया होगा। 56 में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन है, अगेन करंट अफेयर्स, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एक मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का मेंबर बना है इंडिया, उस चीज को लेकर के क्वेश्चन था, आंसर है सी, ठीक है, 1 and 3 ओनली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 57, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे भी अगेन इकोनॉमी का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये इकोनॉमी का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बुक्स में दिया हुआ है ऑलरेडी कि इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स किसको हो जाते हैं, बॉन्ड होल्डर कौन होते हैं, स्टॉक होल्डर कौन से होते हैं, ये सीधा सीधा डायरेक्टली फाइनेंस मार्केट फाइनेंस या मनी मार्केट वगैरह में आपको मिल जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। इसका आंसर है ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है 58 क्वेश्चन, जिसके अंदर ये अगेन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इकोनॉमी का, ठीक है। इसमें इंडिया अकाउंट फॉर ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, स्टॉक मार्केट ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट ईयर्स, बेसिकली करंट अफेयर रिलेटेड ट्रेंड पूछ रहा है, ठीक है, कि ग्रो हुआ है या नहीं हुआ है, हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है एंड ऑल, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी के बारे में पूछ रहा है, इसका आंसर है ए, ठीक है। ये वैसे अमंग द डिफिकल्ट में आएगा, ठीक है, ये डिफिकल्ट में आएगा क्योंकि इसका डायरेक्टली इधर बुक में उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इसकी नॉलेज जरूर बुक से मिल जाएगी,
सर यस, ये मैंने तुक्का मारा सर, ठीक हो गया सर। ओके ग्रेट, ठीक है। तो इस तरह की चीजें थोड़ा सा देखो, पहले नॉलेज होना चाहिए तब आपका तुक्का ठीक लगता है, ऐसे ही नहीं लगता है। ठीक है, थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए कि मनी मार्केट क्या है, किस तरह से स्टॉक एंड बॉन्ड्स काम करते हैं, कैसे स्टॉक मार्केट में चीजें हो रही हैं, थोड़ा करंट अफेयर भी आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 59, ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन भी है और इकोनॉमी का भी क्वेश्चन है। ऐसे एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी दोनों टाइप से क्वेश्चन है ये, ठीक है, जिसमें सर्कुलर इकोनॉमी की बात हुई है। ठीक है, नथिंग बट एनवायरमेंट ही मान लो इसको तो। ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली स्टैंडर्ड बुक में भी जनरली थोड़ा बहुत दिया रहता है, लेकिन अगर नहीं दिया हो तो करंट अफेयर में भी मिल जाएगा सर्कुलर इकोनॉमी पे। ठीक है, और इसका आंसर ए है। ठीक है, इट्स आंसर इज ए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देख रहे हो इस तरह के क्वेश्चंस बड़े पेक्यूलियर टाइप के आप ये क्वेश्चंस हैं, अगर आपने क्वेश्चन के ऑप्शंस देखे हो तो बहुत पेक्यूलियर है। इट इज अ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन, बोथ आर करेक्ट बट ओनली वन एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन, ओनली वन इज ओनली 2 and 3 are correct that explain statement 1 and neither 2 nor 3 are correct। ठीक है, इससे पता चलता है क्या कि आपको चीजों की नॉलेज ही काफी नहीं है, आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, कि किस तरीके से चीजें कनेक्ट होती हैं, व्हाट इज द रीजनिंग। ठीक है, ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपको टेस्ट करेंगे कि आपकी रियल नॉलेज कितनी है। ठीक है, सही में आप जानते हो या नहीं जानते हो उस चीज को। तो थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन हल्का सा आपके एक रीजनिंग को भी टेस्ट करते हैं, आप ऐसा मान सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 60 नंबर। इसके अंदर आपका अगेन इकोनॉमी का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, बुक्स में ऑलरेडी दिया रहता है ये, कैपिटल रिसीट, बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह, इसका आंसर है ए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो छोड़ने ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, क्रोशिया वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंदर नेटो विच इज नथिंग बट एन आईआर क्वेश्चन। ठीक है, आईआर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड मान सकते हैं इन जनरल। ठीक है, और इसका आंसर है बी। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चन है ये। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 62। ठीक है, 62 में आंसर है आपका सी। ठीक है, ये भी एक प्रकार का वैसे तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से एंडीज माउंटेन में पड़ते हैं। ठीक है, तो आपने ज्योग्राफी की मैपिंग की हुई है, तो अगेन आपका ये मैपिंग यहाँ पे काम आएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन। ठीक है, ये ज्योग्राफी का अगेन मैपिंग का क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, कितने इक्वेटर से पास होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका डी, नन। ठीक है, ये आपकी टेस्टिंग हो रहा है इस तरह का, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो मैपिंग, वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रहती ही है हर साल। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन से जरूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्मरिक। ठीक है, टर्मरिक का क्वेश्चन बेसिकली ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन में आता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेसिकली, लेकिन इन जनरल में अगर बात करूं तो डायरेक्टली टर्मरिक के बारे में स्पेसिफिक डिटेल नहीं मिलेगी। ठीक है, ये कोई इजी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, अगर टर्मरिक की स्पेसिफिक डिटेल आपको पता है तब तो है ठीक, नहीं तो ये आ जाएगा डिफिकल्ट क्वेश्चन में। इट इज नॉट एन इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है डी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ठीक है, ये बिल्कुल ज्योग्राफी का स्टैंडर्ड हर बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में। ठीक है, इसका आंसर है सी। ठीक है, 1 2 and 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आता है क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, ये भी ज्योग्राफी का बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और इवन आप एनसीईआरटी से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और स्टैंडर्ड बुक्स में भी ये दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस तरह का क्वेश्चन है। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी का, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है काफी। ठीक है, ज्योग्राफी में काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और इसमें बेसिकली आप देखोगे इसके अंदर भी वही आइसोथर्म वगैरह, आई थिंक अंकित हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे आइसोथर्म को लेकर, राइट, और वही क्वेश्चन आया है देखो। ठीक है, यार ये तो इसके पीवाईक्यू का रिपीटेशन नहीं है, पीवाईक्यू में भी था ये क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं। ठीक है, जो पीवाईक्यू से भी लिंक्ड रहते हैं और काफी ऑब्वियसली रिलेशनशिप रहता है। ठीक है, तो ये भी आप इसके अंदर आंसर क्या है, बी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इससे क्या पता चलता है, इन सारी चीजों से पता चल रहा है कि आपको एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स ये जरूर अच्छे से करना है, तभी आपके लिए चीजें आसान होंगी। ठीक है, करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। देन आता है 68। इसके अंदर क्या है, अगेन ज्योग्राफी का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये।
ठीक है, ग्रॉगर का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बिल्कुल, ये स्टैंडर्ड आपको एनसीईआरटी में भी इसकी डिटेल मिलेगी, स्टैंडर्ड बुक्स में भी डिटेल मिलेगी। ठीक है, और इसका आंसर है आपका सी। ठीक है, क्ले और चौक को लेकर के जो क्वेश्चन है, इस तरह का बहुत इजी क्वेश्चन है एक्चुअली, क्योंकि रॉक्स के बारे में एनसीईआरटी 11th में भी दिया हुआ है और इवन 9th में भी दिया हुआ है, और फिर उसके बाद आप स्टैंडर्ड सोर्सेज में देखोगे, फॉर एग्जांपल माजिद हुसैन, वहां पे भी आपको हर तरह के रॉक्स के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, 69 का क्वेश्चन देखेंगे, ज्योग्राफी का अगेन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह को लेकर के है। ठीक है, हीट अब्जॉर्प्शन एंड ट्रैपिंग, बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, आंसर है इसका सी। ठीक है, 1 2 3 वेरी इंपॉर्टेंट। देन आता है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, अगेन एक स्कीम का क्वेश्चन है। ठीक है, स्कीम का क्वेश्चन है ये। ठीक है, स्कीम्स तो ऑब्वियसली आपको हर तरह की करनी होती है, इसका तो देखो कोई उपाय नहीं है, ये कहीं से भी कौन सी भी आ जाती है। ठीक है, इसका आंसर है सी, अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑन राजा राम मोहन राय, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एक्चुअली। ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, वो किससे प्यार करते थे, ओल्ड एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिया हुआ है ये। ठीक है, तो हिस्ट्री का आपका एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा से, सी इसका आंसर है। ठीक है, बोथ 1 और 2। देन आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जैसे मैंने बताया था मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत क्वेश्चंस आए हैं एक्चुअली इस साल। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बिल्कुल, और आप इसको एनसीईआरटी से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कि बॉयकॉट ऑफ लॉ कोड, स्ट्रिक्ट नॉन अलायंस वगैरह, इसका आंसर है सी। ठीक है, ओनली 3, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है, रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स नहीं है। ठीक है, बाकी सब है, क्योंकि ऑब्वियसली टाइटल्स एंड ऑनर्स छोड़ने को बोला था उन्होंने। देन आता है इरिगेशन डिवाइस अरघट्टा। ठीक है, ये देखो अरघट्टा जो है, इट इज अगेन गिवन इन एनसीईआरटी ओनली, ये ऑलरेडी हिस्ट्री के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा अरघट्टा। ठीक है, इसका आंसर है बेसिकली बी, लार्ज व्हील होता है अर्थन पॉट। ठीक है, इसको पर्शियन व्हील भी बोलते हैं। देन आता है 74 में मत विलास विचित्र चित्त गुणाभार। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, और ये सीधा सीधा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और कहीं से कोई खास इतनी जरूरत भी नहीं है, ये हिस्ट्री का एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है, आंसर है इसका ए। ठीक है, देन फाहियान बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कुछ खास इतना है नहीं। ठीक है, बेसिक स्टोर से आप कर सकते हो, आंसर है इसका बी। ठीक है, चंद्रगुप्त 2। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बेसिकली अबाउट दी चोला। ठीक है, कि किस तरह से इसमें मिलिट्री कैंपेन किया गया श्रीविजया के अंदर और मलय पेनिनसुला। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, राजेंद्र चोल। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी से है, इसमें कोई इशू है ही नहीं। ठीक है, एनसीईआरटी से आया है। इसके बाद आता है टेरिटोरियल रीजन, अगेन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, और हिस्ट्री में भी क्या है, ये मैपिंग। ठीक है, हिस्ट्री के मैपिंग से क्वेश्चन आया है। ठीक है, कि कहां से कौन सा महाजनपद था, और महाजनपद के वहां पे कौन सी रिवर फ्लो कर रही थी। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, ओनली 2। ठीक है, इसको देख लेंगे, कोई खास इतना डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन ये। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आप जरूर इसको कर लेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें अश्माका करेक्ट है। ठीक है, और आपका कौशल करेक्ट है, बाकी 2 गलत है। ठीक है, क्योंकि कंबोजा इज इन अफगानिस्तान, अवंती इज इन काइंड ऑफ नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया, तो वहां महानदी है, उज्जैन का पार्ट है, तो उज्जैन में ऑब्वियसली आपको महानदी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 विच इज गंधर्व महाविद्यालय, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये नहीं मिलेगा आपको, ये डिफिकल्ट में आएगा, इसका आंसर है डी, लाहौर। ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस भी रहते हैं, कुछ डिफिकल्ट भी रहेंगे। नेक्स्ट आता है 79 प्रादेशिका रजुक युक्त। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीधा सीधा एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिया हुआ है, आंसर इसका है बी, विच इज डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, देन आता है 80 अगेन मॉडर्न इंडिया। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कितने सारे क्वेश्चन तो सिर्फ नॉन कोऑपरेशन पे ही आ गए, 3-4 क्वेश्चन। ठीक है, ये सीधा एनसीईआरटी से सॉल्व होता है, ज्यादा इसमें कुछ जरूरत है नहीं। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड बुक्स में भी दिया हुआ है सारा का सारा। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है, ये अगेन साइंस का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे साइंस में क्वेश्चन में अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स। ठीक है, अल्टरनेटिव पावर ट्रेन कुछ नहीं होता, बेसिकली अल्टरनेटिव पावर व्हीकल से होता है, और कुछ नहीं है। ठीक है, अलग सा नया वर्ड यूज कर लिया, और कुछ नहीं है। तो इट इज बेसिकली साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, करंट अफेयर्स वगैरह में चलता ही रहता है, हाइड्रोजन फ्यूल वगैरह को लेकर के कुछ ना कुछ। आंसर इसका है सी, क्योंकि ये सभी ट्रेडिशनल व्हीकल्स नहीं है। ठीक है, अल्टरनेटिव व्हीकल्स हैं।
82 नेक्स्ट क्वेश्चन यूएवी, ठीक है, ड्रोन पे क्वेश्चन आ गया, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, और ये बहुत इजी क्वेश्चन था साइंस का, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था कि ऑल टाइप ऑफ यूएवी कैन डू, ठीक है, ऐसे ऐसे टर्म्स यूज कर रखे हैं, ऑल हर जगह ऑल यूज कर रखा है, इसलिए इसका आंसर क्या है, डी, ठीक है, हर चीज नहीं करती है, ऑल की वजह से क्वेश्चन गलत हो गया एक्चुअली, ठीक है, और ये क्लियरली कह रहा है कि नहीं है, मतलब वो चीजें। देन आता है क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है, 83 में क्या है, बेसिकली आपका साइंस का क्वेश्चन है अगेन, लेकिन ये थोड़ा सा हल्का सा आपका ज्यादा की नॉलेज डिमांड करता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में कैथोड क्या यूज होता है, ठीक है, विच इज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। थोड़ा सा केमिस्ट्री का अगर आपको आइडिया होता, ठीक है, जो 11th-12th की केमिस्ट्री है उसका अगर हल्का सा आइडिया हो तो आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है, इसका आंसर है ओनली 3, ठीक है, बेसिकली ग्रेफाइट इज नॉट द आंसर, वो एनोड होता है हमेशा, ठीक है, बाकी सब कैथोड की तरह यूज होते हैं, ठीक है, तो दैट इज द आंसर। देन आते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज अगेन साइंस का क्वेश्चन। इस बार मैंने बोला था साइंस के क्वेश्चन बहुत आएंगे और वही हुआ, देख रहे हो ना कितने सारे क्वेश्चन साइंस ही साइंस है बस। सिगरेट बट, आई ग्लास, कार टायर्स, ठीक है, प्लास्टिक पूछ रहे हैं कि इनमें प्लास्टिक किसमें होता है, ठीक है, तो अगेन स्पेसिफिक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये कहीं मिलेगा नहीं अलग से, ठीक है, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे है कि आपने कितना ऑब्जर्व किया चीजों को, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस। एक बात हमेशा याद रखना, जो भी चीजें आ रही हैं किसी भी सब्जेक्ट में हो, 10 to 15% क्वेश्चंस आपकी अपनी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग पे होते हैं, आपकी अपनी एप्लीकेशन पे होते हैं कि आपने दिमाग कितना लगाया, ठीक है, चीजें आप बहुत देखते हो अपने आसपास, आपने कार टायर्स भी देखे होंगे, पर आपको क्या पता कि उसमें प्लास्टिक होता है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, पॉलीमराइजेशन से बनता है, उसमें क्या साइंटिफिक प्रोसेस यूज होता है, दैट शुड बी योर जॉब, कि आपको उसके अंदर जरूर अपने आसपास हो रही चीजें, अपने आसपास की चीजों को जरूर देखना है कि उनके पीछे क्या प्रिंसिपल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह से, ठीक है। सिगरेट बट हम हर जगह देते हैं, तो इस तरह से आंसर क्या है, सी, ऑल 3, इन सभी में कुछ ना कुछ प्लास्टिक यूज होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन साइंस का क्वेश्चन, कोल गैसिफिकेशन, ठीक है, ये भी साइंस का क्वेश्चन है और अगेन एक काइंड ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके अंदर स्टैंडर्ड बुक्स में भी बल्कि मिल जाएगा। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी भी बुक्स में दी रहती है यूजली, ठीक है, कि कैसे होता है, और आपको इनके बारे में पता चल जाएगा, यूरिया वगैरह क्या होता है। थोड़ा एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है, अगर एनसीईआरटी का बेस नहीं है तो आप ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। आंसर है बी, ओनली 2, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आता है CL20 HMX LLM, ठीक है, ये क्या है, ये एक साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन एक थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, डिफेंस का क्वेश्चन है बेसिकली। डिफेंस में बेसिकली ये थोड़ा सा आप ये मान सकते हो कि थोड़ा डिफिकल्टी में आ जाएगा ये, ठीक है, एक्सप्लोसिव्स है बेसिकली ये, CL20 HMX LLM, अगर नाम सुना है या करंट अफेयर में कहीं पढ़ा है तब तो कर सकते हो, अदरवाइज शायद नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये चीजें बेसिकली किसी साइंस की स्टैंडर्ड बुक में भी नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट इवन गिवन इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में भी अगर एक्सप्लोसिव्स की बात करें तो टीएनटी का नाम मिलता है, ठीक है, आरडीएक्स का नाम मिलता है, बट यू डोंट गेट ऑल अदर नेम्स, ठीक है, तो आपकी अपनी उस पे है, ठीक है, अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, आपने साइंस में केमिस्ट्री पढ़ा और उसके अंदर एप्लीकेशन पढ़े और आपने ये थोड़े नाम देखे, जैसे टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ठीक है, विच इज अ एक्सप्लोसिव, इसी तरह से आपने कोई नाम पढ़ा, ठीक है, मे बी आरडीएक्स, ठीक है, तो ये नाम पढ़े आपने, लेकिन आपने खुद से सर्च कुछ नहीं किया, तो फिर आप वहीं तक रह जाओगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सर्च कर लोगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि और कौन कौन से होते हैं एक्सप्लोसिव्स, आप थोड़ा सा नोट कर लिया वहीं पे। तो ये तरीका होता है एनसीईआरटी को पढ़ने का प्रॉपर तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा अपनी नॉलेज को एनहेंस भी करना होता है, ठीक है, ये नहीं कि एनसीईआरटी पढ़ लिया, एनसीईआरटी आपको नॉलेज देगा, लेकिन आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप अपने में क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग एक्स्ट्रा, ठीक है, वो मैटर करेगा, इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। ऋतिक, पवन, आशुतोष, सौम्यजीत, उसके अलावा रितिज एंड अभिषेक, दिया एंड अंकित और अरिजीत, आप सबको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, पॉइंट समझ में आ रहे हैं सारे? यस सर, यस सर। ओके, वेरी गुड, ठीक है, नोट करते जाएंगे हर एक चीज को। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 87 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका सीधा सीधा जो क्वेश्चन है बेसिकली ये क्या है, साइंस का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स, ठीक है, साइंस के करंट अफेयर से आया है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि मेजोराना 1 चिप मैन्युफैक्चरिंग क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है और ये किसने लॉन्च किया था, ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आया है, इसका आंसर है सी,
ठीक है, बिकॉज ये मेजोराना 1 जो है ये अमेजन ने लॉन्च नहीं किया था। ठीक है, मेजोराना 1 जो है अगर मैं देखूं, ये मेजोराना किसका था, कैन एनीवन टेल? ये माइक्रोसॉफ्ट का था। ठीक है, तो बेसिकली देखो, अब मैं इसमें एक बात बताता हूं, जो ये क्वेश्चन है जैसे इस तरह का, ठीक है, मेजोराना 1 चिप, ठीक है, ये क्या है, बेसिकली आपके आईटी की नॉलेज है। ठीक है, आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा, बहुत सारा अभी बहुत बड़े लेवल का चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक वीडियो एडिटिंग टूल आ चुका है, ठीक है, जिसका नाम है फ्लो। ठीक है, नाम सुना होगा इसका, अगर आपने नहीं सुना है, अभी रिसेंट में लॉन्च हुआ है। ठीक है, ये एक ऐसा टूल है जिसमें अब टेक्स्ट डाल करके, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है ये, टेक्स्ट डालो और वीडियो बना देगा, दैट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, जिससे कि अब वीडियो बनाने के प्रोसेस फास्ट हो जाएंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, इस तरह के नए नए टूल्स आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स, ठीक है, डीप लर्निंग, ठीक है, ये सारी चीजें, टूल्स आपको जरूर पता होने चाहिए। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, ये सब नया रेवोल्यूशन है पूरा का पूरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी वेरियस टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, और उसके एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए, नए नए डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं साइंस में। ठीक है, चिप्स की अगर बात करेंगे तो इंडिया में आपको पता होगा, एक बार मैं बात बता देता हूँ, इंडिया में आपने सुना होगा कि इंडिया में वेफर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, सिलिकॉन चिप मैन्युफैक्चरिंग, इसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्च कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसके अंदर नए नए अब प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, और इस पे स्पेशल फंड खर्च किया जा रहा है बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अब अगर इंडिया ऐसा कर रहा है तो आपको ग्लोबल पे भी नजर रखनी पड़ेगी। ठीक है, बिकॉज इंडिया जो चीजें एस्टेब्लिश कर रहा है, इट विल टेक बिलियंस ऑफ डॉलर, जितना पैसा भारत के पास नहीं है, हम कम पैसा लगा रहे हैं अभी। ठीक है, हम प्रोटोटाइप बना रहे हैं अभी, लेकिन दुनिया कहाँ की कहाँ जा चुकी है। ठीक है, अगर हम चिप डिजाइन की बात करेंगे तो इंडिया में कोई चिप डिजाइन नहीं होता है एक्चुअली। ठीक है, वो सारा कोरिया, ताइवान, वहां पर होता है, इंडिया में कुछ नहीं होता है। ठीक है, या फिर यूएसए में डेवलप होती हैं चीजें। ठीक है, तो वो चीजें हैं, तो इंडिया का आपको समझना पड़ेगा, इसलिए आपको इन चीजों की भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर का भी डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए। अगर चैट जीपीटी का क्वेश्चन आता है तो पता होना चाहिए कि इट इज डेवलप्ड बाय ओपन एआई। ठीक है, अगर जेमिनी का नाम आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसके द्वारा हुआ है। ठीक है, ये सारे आपको थोड़े थोड़े पता होने चाहिए, मॉडर्न डेवलपमेंट्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, ये एक बायोटेक का क्वेश्चन है। ठीक है, विच इज बेसिकली नथिंग बट अ साइंस क्वेश्चन, और उसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और इसको मैं आपको बताऊं, बेसिकली ये आपको मिल जाएगा इवन इन द स्टैंडर्ड बुक्स, ये स्टैंडर्ड बुक्स में भी दिया हुआ है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है, और नहीं भी दिया हुआ है तो करंट अफेयर में तो आपको पढ़ना ही चाहिए इसको अच्छे से। इसका आंसर है डी। ठीक है, 1, 2 एंड 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 89, विच इज बेसिकली नथिंग बट योर, एक एनसीईआरटी से क्वेश्चन है ये। ठीक है, वायरस कैन सर्वाइव और नॉट, वाई कैन इन्फेक्ट और नॉट, वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी और नॉट। ये एनसीईआरटी में, स्टैंडर्ड बुक्स में, सब में दिया रहता है ये। ठीक है, साइंस का बहुत बेसिक क्वेश्चन है। और एक बार बात बता दूं, प्रीवियस ईयर्स में भी वायरस पे बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, और पहले भी क्वेश्चन वायरस के इस पर्टिकुलर पार्ट पे आ चुका है कि ये किसको इन्फेक्ट कर सकता है और किसको नहीं कर सकता है। इसका आंसर बनेगा डी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन आता है क्वेश्चन नंबर 90, जो कि है साइंस का ही क्वेश्चन अगेन, लेकिन है करंट अफेयर्स से। ठीक है, साइंस का करंट अफेयर क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक्टिवेटेड कार्बन पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो एक्टिवेटेड कार्बन पे आपको हो सकता है स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन यू विल गेट इट इन करंट अफेयर्स, और कहीं नहीं मिलेगा। कुछ साइंस ऐसा भी होता है बुक्स में भी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यार साइंस की कोई लिमिट नहीं है एक्चुअली। ठीक है, साइंस इज टू ब्रॉड। ठीक है, और कार्बन में पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आपने सुना होगा कार्बन के एलोट्रॉप्स में नया डेवलपमेंट हो रहा है, कार्बन की नई नई चीजें निकल के आ रही हैं, कार्बन के नए नए टाइप्स बन के आ रहे हैं। ठीक है, और कार्बन तो आज हर चीज में है, कार्बन से हम परेशान भी हैं, और कार्बन से हम नई चीजें भी बना रहे हैं। ठीक है, सॉल्व भी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। तो कार्बन इज अ थिंग जो हमेशा सेंटर में बना रहेगा। तो कार्बन की डिफरेंट टाइप्स, कार्बन की साइंस, कार्बन का स्ट्रक्चर, कार्बन के नए नए टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट हमेशा रहने वाले हैं। ठीक है, ये साल हो या अगला साल हो या उससे अगला साल हो, कार्बन तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। 90 जो है इसका क्वेश्चन है, आंसर है ए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिवेटेड कार्बन करंट अफेयर में मिलेगा इन जनरल। देन आता है क्वेश्चन नंबर 91,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें साइंस का अगेन क्वेश्चन है ये, CO2 एमिशंस, लेकिन एनवायरमेंट का भी क्वेश्चन मान सकते हो। ठीक है, एनवायरमेंट भी हो सकता है, साइंस भी हो सकता है, दोनों टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्यों साइंस का क्वेश्चन है? बिकॉज ये बात करता है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की, जो कि केमिस्ट्री में ऑलरेडी दिया हुआ है। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी में ऑलरेडी केमिस्ट्री में दिया हुआ है ये साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, कि यू नो कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में क्या यूज होता है, क्या नहीं यूज होता है इवन। तो ये है, इसका आंसर आएगा आपका बी। ठीक है, इसका बी आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या चीजें इसमें यूज होती हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। और आपको जब इवन ज्योग्राफी में भी अगर आप देखोगे, आपको सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, आयरन मैन्युफैक्चरिंग, ये सब की इंडस्ट्रीज का पता चलता है। तो वो इंडस्ट्रीज जो इकोनॉमी में दी हुई है, ठीक है, इकोनॉमी में भी ये थोड़ा बहुत पार्ट आ जाता है, लेकिन आपको ज्योग्राफी में भी काफी मिलेगा जिसमें स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज और उनके इनपुट्स, वो रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल पता चलेगा तो आप वही केमिस्ट्री पता कर लोगे। ठीक है, तो इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन आपको डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जैसे कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ज्योग्राफी भी आपका थोड़ा बहुत आ जाता है। तो एक मिक्सअप टाइप का क्वेश्चन है, नो डाउट। ठीक है, ऑब्वियसली देखो यूपीएससी आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कभी नहीं एक्सपेक्ट करेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट रहेंगे, बहुत कुछ मिक्सअप रहेगा। ठीक है, आप ये सोच के नहीं चल सकते कि यार इसका पता नहीं ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट पूछेगा, इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट पूछेगा, लेकिन यू हैव टू हैव सम होलिस्टिक आइडिया कि यार ये मैंने क्या है, बेसिकली ये चीज क्या है, इसके सारे एस्पेक्ट पता होने चाहिए, मेजर मेजर की एस्पेक्ट्स। ठीक है, और की में क्या होता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसके कंपोनेंट्स, उसकी बेसिक चीजें, उससे क्या आउटपुट निकल रहा है, क्या पोल्यूशन हो रहा है, क्या किस चीज में वो काम आता है, बेसिक बेसिक चीजें। ठीक है, प्रैक्टिकल लेवल की। ठीक है, प्रैक्टिकल में आप कभी नहीं देखते ना, जब आप प्रैक्टिकल कोई काम करते हो, डू यू सी एनी एप्लीकेशन? नहीं देखते ना, हमेशा ये देखते हो कि यार प्रैक्टिकल में बेसिकली वो चीज है क्या, कैसे वो काम करती है, क्या डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, कैसे बन रहा है वो। ठीक है, वो जैसे आप कोई भी वीडियोस देखते हो तो उसके अंदर आपको पता चल जाता है, तो सारे एस्पेक्ट्स के आपको आइडिया आ जाता है। हर चीज में ऐसा नहीं हो पाएगा, नो डाउट। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रखना है। ठीक है, एटलीस्ट एनसीईआरटी में जो चीजें डिस्कस हो रही हैं उसकी क्यूरियोसिटी रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है, लेकिन आपको खुद से सर्च करना पड़ेगा, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बहुत एक्स्ट्रा डिटेल्स बुक में नहीं मिलता है, ये खुद से सर्च आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप जब भी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ेंगे तो उसके अंदर इस तरह का थोड़ा सर्च आउट वगैरह अपना एक हैबिट बना लो हमेशा के लिए। ठीक है, हल्का सा कुछ ना कुछ सर्च, गूगल सर्च कर लिया, थोड़ा वीडियो देख लिया, कोई ऐसी चीज हुई, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स नोट कर लिया करो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 92। इसके अंदर ये सीधा सीधा एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, करंट अफेयर से आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसके अंदर ऑब्वियसली ये सबमिट हुई थी और इसके अंदर क्या हुआ था कहानी, इसका आंसर है डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2 और 3 गलत है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है, साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं और अर्थ का रोटेशन और एक्सिस चेंज हो रहा है। ठीक है, करंट अफेयर साइंस का क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, लेकिन इसको क्योंकि सोलर फ्लेयर्स है इसलिए इसको साइंस में डाल रहा हूँ, लेकिन अगर अर्थ के चेंज करेंगे तो करंट अफेयर में ज्योग्राफी का भी पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पे बेसिकली और इसका आंसर है बी। ठीक है, इसका आंसर बी है। स्टेटमेंट 2 और 3 आर करेक्ट और ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स एज स्टेटमेंट 1। ठीक है, तो ये काफी रीजनिंग भी है, जैसे मैंने बताया इस तरह के जो क्वेश्चन के ऑप्शंस होते हैं, दे आर टेस्टिंग योर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, ये कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चीजें पता भी हो उतने से काम बम नहीं चलेगा, अब आपको रीजनिंग भी लगानी पड़ेगी चीजों की। ठीक है, कि कितना रीजनेबल है, कितना क्लियर है, आपको कितना आता है, कितना लॉजिक लगा पा रहे हो वहां पे। ठीक है, ये बहुत मैटर कर जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको अब सिर्फ नॉलेज से नहीं, रीजनिंग पे भी थोड़ा सा काम करना पड़ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा आनी भी चाहिए, हल्की रीजनिंग तो आपकी करेक्ट होनी भी चाहिए। रीजनिंग का भी आपका हल्का फुल्का टेस्ट यहाँ पे हो रहा है एक तरह से। ठीक है, देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस एग्रीमेंट एनवायरमेंट का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर बुक में दिया रहता है। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक है और करंट अफेयर्स में भी क्लियरली दिया रहता है, बहुत सारे आर्टिकल्स के बारे में स्पेसिफिक आर्टिकल इसमें पूछा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर ए है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह के आर्टिकल स्पेसिफिक आर्टिकल हैं, तो ऑब्वियसली पेरिस एग्रीमेंट इज वेरी वेरी सेंट्रल एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ था, उसके बाद से बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली एक काइंड ऑफ स्टैटिक एरिया है, ये बहुत पुराना एरिया है। ठीक है, आज की बात नहीं है, पेरिस एग्रीमेंट बहुत पुराना एरिया है।
ठीक है, तो मान के चलना है कि आपको उसकी डिटेलिंग अच्छे से पता होनी चाहिए। देन आता है 95 का नंबर क्वेश्चन, नेचुरल सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक। इसका आंसर है ए। अगर पता है तो ठीक, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन है कि एक पर्टिकुलर बॉडी के बारे में पूछ लिया, कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन बॉडी के बारे में पूछ लिया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 96 विच इज डायरेक्ट एयर कैप्चर। ठीक है, ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, बेसिकली एनवायरमेंट का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, एयर कैप्चर वगैरह, ठीक है, करंट अफेयर्स का ही पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, बेसिकली कार्बन कैप्चर के बारे में बता रहा है। ठीक है, अगर आपको पता है कार्बन कैप्चर के बारे में तब तो ठीक, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आप, अगर आपको पता है तब कर पाओगे, नहीं तो नहीं। आंसर है इसका सी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर है। एंड फाइनली 97 जो क्वेश्चन है, ये देखो, अब यहां से आ रहे स्पीशीज, पीकॉक टेरेंटुला। ठीक है, ये एक स्पीशीज आ गई आपके, एनवायरमेंट का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, लेकिन एक स्पेसिफिक स्पीशीज के बारे में पूछ रहा है, ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बारे में पता है तो ठीक, नहीं तो नहीं बता सकते। आंसर है इसका डी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद आता है 98। 98 में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, अगेन एक स्टैंडर्ड एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, इस एनवायरमेंट के क्वेश्चन में आपका क्या है, करंट अफेयर बेस्ड है बेसिकली ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक बातें क्या पूछ रहा है, CO2 लेस देन इंडिया का पर कैपिटा आउटपुट कितना है, एमिशन कितना है वो पूछ रहा है, एशिया पैसिफिक में इंडिया का रैंक क्या है वगैरह पूछ रहा है। तो इसीलिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका आंसर है सी। ठीक है, 2 and 3 ओनली, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो और ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, अगर आपको थोड़ा सा भी एनवायरमेंट की स्टैंडर्ड बुक वगैरह पढ़ी हुई है। ठीक है, एनवायरमेंट की स्टैंडर्ड बुक में आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड बुक मार्केट में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका मे बी शंकर IAS हो गया, या और भी कोई बहुत सारे मार्केट में बुक्स हैं एनवायरमेंट को लेकर। ठीक है, PMFIS या और कोई और। ठीक है, उसमें एनवायरमेंट में इंडिया के एमिशन को लेकर के स्टेटस वो हर बुक में लगभग दिया रहता है कि इंडिया का क्या रैंक है वगैरह। इवन पर कैपिटा एमिशंस के बारे में तो NCERT में भी दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं चीजें पढ़ी हुई होनी चाहिए, तभी आप इसका लगा पाओगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली नेक्स्ट 99 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है अगेन, कसावा, जिंजर, मालाबार स्पिनच, मिंट पपाया एटसेट्रा। ठीक है, एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, बेसिकली स्पीशीज में फ्लोरा का क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, ये भी डिफिकल्ट में आएगा, इट इज नॉट अ इजी क्वेश्चन। ठीक है, अगर पता है तो ठीक, नहीं तो कुछ नहीं लगा सकते। आंसर है इसका बी, ओनली 3। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज प्लैनेट अर्थ। ठीक है, रेन फॉरेस्ट। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली आपका एक एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी, बेसिकली ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और बेसिकली आप इसका आंसर बायोलॉजी में भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कि रेन फॉरेस्ट ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, मरीन फाइटोप्लैंक्टन, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कैसे काम करता है, कितना ऑक्सीजन जनरेट करता है वगैरह। इवन NCERT में दिया हुआ है काफी चीजें इसके बारे में। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे, बी, 2 ओनली। ठीक है, ये इसका बी आंसर है, 2 ओनली। तो इस तरीके से आपका ये जो जितना भी पेपर है हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बहुत ज्यादा हमने डिटेल डिस्कस नहीं किया है, बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ टाइम, क्योंकि अगर हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करने लगे तो ये तो बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा सेशन।